बीच में आई रिमेम्बर एक हेडलाइन आया था कि पुणे टेकी अचीव्स फाइनेंशियल फ्रीडम बाय 46 10 CR कॉर्पस। ये कैसे हुआ? मेरे पूरी जर्नी के अंदर कोई ऐसा एक्सेप्शनल चीज़ है क्या, मुझे नहीं लगता कि अगर एक सिस्टमैटिक सिस्टम से मैं 23-24 ईयर्स में कर सकता हूँ तो शायद कोई भी कर सकता है। तो हाउ डिड यू कम टू द फिगर ऑफ 10 CR एंड उसको आपने कैसे अचीव किया? अगर आपका एनुअल एक्सपेंस 10 लाख है, सिंपली है उसका 33 टाइम मतलब 3.3 CR आपका कॉर्पस होना चाहिए। उसमें आप 3% अगर विड्रॉल करेंगे, यू कैन से दैट कि वो इनफाइनाइट साइकिल की तरह से चलता रहेगा और आपके एटलीस्ट 90 ईयर्स तक की एज के लिए सस्टेन करेगा। फॉर सम रीजन यू हैव टू टेक आउट अ लॉट ऑफ मनी, तो फिर वो कैलकुलेशन कैसे चेंज होगी? फिर तो बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाएगी। फॉर वट एवर रीजन मुझे यहाँ पर अगले 4th या 5th ईयर के अंदर 2 CR विड्रॉ करना पड़ता है। करंट 3% के गैप पर भी जो चल रहा है, उसके बावजूद भी मेरा कॉर्पस क्रैश होना शुरू हो गया। ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है ना, इट्स क्लोज टू द एंड ऑफ वन्स लाइफ टाइम। एग्जैक्टली। तो तब कोर्स करेक्शन करना ना बहुत मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल है। ये आपने बहुत सही बात बोली है, बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि अमित 90 तक कौन जीने वाला है। मैंने कहा बट जी गए तो फिर मैं शॉर्ट टर्म में ऐसा नहीं है कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर सकता हूँ 80 साल की उम्र में कि या फिर लोन ही लेना पड़ेगा। जनरेशनल डेट। लेट राकेश झुनझुनवाला सर आल्सो हैड अ स्ट्रेटजी। उन्होंने टाइटन में इन्वेस्ट किया एंड दैट जस्ट द रेस्ट इज हिस्ट्री। यू नो हाउ दैट हैपेंड। आपके केस में भी देयर वाज दिस वन स्टॉक TVS जिसने आपको क्रेजी रिटर्न्स दिए। वो स्टोरी कैसी रही है? एट व्हाट प्राइस एंड क्वांटिटी डिड यू बाय इट? सो आई यूज्ड टू रीड देयर एनुअल रिपोर्ट्स, उनके इन्वेस्टर कॉल, सबको मैं बैठ करके महीनों तक मैंने पढ़ा है। So, आप बेसिकली TVS पगलू बन गए। हाँ, मतलब आई वाज लाइक क्रेजी फॉर TVS मोटर्स। सो तब मुझे समझ में आया कि अगर मुझे पहला स्टॉक इन्वेस्ट करना है तो दैट इज गोइंग टू बी TVS मोटर्स। दिस वाज योर फर्स्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट? 40 रुपए का भी था तब भी खरीदा, 50 रुपए का भी खरीदा, 60 का भी खरीदा। एवरेज आउट आई थिंक प्राइस 59 रुपीज आता है उसका, एंड देन इट वेंट अप टू 3500। डैम। अनदर कंपनी, मतलब एकदम कंट्रास्टिंग एग्जांपल, बाय द टाइम जब मैंने ये डिसीजन लिया था, साइमल्टेनियसली मैंने दूसरा डिसीजन लिया था जस्ट डायल का। ओके, अब वो तो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, राइट। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने गलती कितनी जल्दी स्पॉट की और कितनी जल्दी फिक्स की। रिमूव दैट टॉक्सिक पार्टनर, टॉक्सिक फंड। दिस इज लाइक RCB लॉयल्टी। नो मैटर व्हाटएवर इट इज, आई विल स्टे लॉयल। वो नहीं करना चाहिए, ये आपका पैसा है। द मोमेंट यू रियलाइज कि गलती हो गई है, एक्सेप्ट इट, मूव ऑन। ड्यूरिंग कोविड जहाँ पे कई लोग सेव ही नहीं कर पा रहे थे, यू वर एबल टू पुट टुगेदर 50 लाख रुपीज। करेक्ट। तो आपने ये कैसे पुल ऑफ किया उस टाइम? आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर सम इंस्ट्रूमेंट कि जहां पर कि इस तरह का मैं अपॉर्चुनिटी फंड बना सकता हूँ। होम लोन टर्न आउट टू बी द बेस्ट। होम लोन? Yes. होम लोन आपकी अपॉर्चुनिटी फंड कैसे बन गई? सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी फंड सैलरीड लोगों के लिए होम लोन है। You have to explain this to me. To accumulate that 50 लाख रुपीस, आपकी रफली बॉलपार्क सैलरी कितनी थी? शायद अपना करियर खत्म किया होगा उस समय, मस्ट बी गेटिंग close to after tax must be like। You can smile, it's okay. मैं ये क्वेश्चंस पे, ये वाले क्वेश्चन में कभी स्माइल नहीं कर पाता यार। ये सवाल मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल होता नहीं है कभी भी। अच्छा। बट Hi Amit, welcome to Money Talks by Grow. hello, hi Arunima, and yeah, happy to be here. Amazing. ऑडियंस के कॉन्टेक्स्ट के लिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से है, एंड हाउ कम यू डिसाइडेड टू ट्विन टुडे? वी आर बोथ वेयरिंग नेवी ब्लू आज। अरुणिमा, पहले तो मुझे लगा कि अपने होस्ट के साथ सिंक होना बहुत जरूरी है, तो सबसे पहला सिंक तो कलर सिंक कर लेते हैं। यू पास द वाइब चेक। या एग्जैक्टली। तो पूरा 100% वो कर लिया। कमिंग टू माई रूट्स, बेसिकली तो मैं बहुत सारी जगह से हूँ। पैदा हुआ था राजस्थान में, रूट्स हैं यूपी में, पेरेंट्स बहुत टाइम तक दिल्ली में थे। फिर करियर स्टार्ट किया हैदराबाद में, पिछले 21 साल से पुणे में हूँ। तो सबसे ज़्यादा लंबा टाइम तो पुणे में ही हूँ, तो आई कैन से दैट कि अब तो पुनेरी हूँ। तो पोहा फॉर ब्रेकफास्ट, मिसल पाव फॉर लंच। या पोहा इज ऑल टाइम फेवरेट। आपने बताया कि यू वर्कड इन हैदराबाद एज वेल, राइट? या आई स्टार्टेड माय करियर। तो आपकी करियर ट्रेजेक्टरी कैसी रही है? 2001 में करियर शुरू किया था। वहाँ पे देयर इज अ कंपनी कॉल्ड हेक्सागन टेक्नोलॉजी, और उसको पहले इंटेग्राफ बोलते थे। प्लेन स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर से शुरुआत हुई थी। उस समय सिर्फ एक चीज करनी थी जिंदगी में, C++ कोडिंग। सो ऑलमोस्ट 3 साल हैदराबाद में रहा। तो बीच में आई रिमेम्बर एक हेडलाइन आया था कि पुणे टेकी
achieves financial freedom by 46, 10 CR corpus. ये कैसे हुआ? ये न्यूज़ कैसे हुई और ये कि अचीव कैसे हुआ है, दो अलग अलग बातें हैं, राइट? पहले तो अचीव कैसे हुआ, ऑनेस्टली ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था, तो मुझे पता भी नहीं था कि फिगर कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। मैं तो बस सिंपली आई वाज जस्ट ट्राइंग टू डू द बेस्ट। बट एक टाइम पे रियलाइज हुआ जो मैंने अचीव किया है वो शायद थोड़ा सा यूनिक है और एट द सेम टाइम सफिशिएंट है। एक्चुअली मिंट कैप्चर्ड दैट न्यूज़। अच्छा। So Neil, if you know Neil Burate. Neil Burate, So he's of from course. Pune. तब he got to know about it and he said कि अरे ये तो बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है, can we talk about it? उस समय मैं थोड़ा सा हेजिटेंट था, मुझे लग रहा था कि यार इसके बारे में बात करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट इतना सिर्फ ये कि बस अच्छा न्यूज़पेपर में आएगा, मैंने कहा ठीक है चलो देख लेते हैं। That is where everybody got to know about it. For most salaried employees, 50, 30, 20 मुश्किल लगता है, and here आपने on a paycheck you've been able to get a corpus of 10 CR. That's a huge achievement. मुझे नहीं लगता इतना ह्यूज है एक्चुअली जितना बाहर से लोगों को लगता है। मुझे बाद में पता चला कि वाकई में ये फिगर सिग्निफिकेंट है। मुझे अभी भी डाउट लगता है, मुझे अभी भी कई बार ये लगता है कि 10 ही है ना, मतलब हाँ, मतलब इज इट गुड, वाकई में अच्छा है क्या? कोई भी मेरी तरह से उतना सिस्टमैटिकली उतने टाइम तक करता रहेगा ना, ये इतना मुश्किल है भी नहीं। प्योरली बिकॉज द रीजन कि मेरे पास कोई ऐसा एक्सेप्शनल सोर्स ऑफ इनकम नहीं था कि मैंने कोई स्टार्टअप बेचा या आई लिव्ड इन अब्रॉड फॉर लाइक फ्यू ईयर्स। मेरे पूरी जर्नी के अंदर जब मैं सोचता हूँ तो कोई ऐसा एक्सेप्शनल चीज़ है क्या, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर एक सिस्टमैटिक सिस्टम से मैं 23-24 ईयर्स में ये कर सकता हूँ तो शायद कोई भी कर सकता है। इस सिस्टमैटिक अप्रोच को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टैंडिंग कि वो अमाउंट क्या होना चाहिए वो ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन जाता है। करेक्ट। तो हाउ डिड यू कम टू द फिगर ऑफ 10 CR एंड उसको आपने कैसे अचीव किया? I'll be very honest, मुझे ऐसा नहीं पता था कि 10 CR इज द फिगर। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन या नॉलेज भी नहीं थी कि वो कैसे कंप्यूट करना है। एक ड्रीम था मन में कि $1 million। अच्छा। $1 million was a figure that I had in my mind and I don't know where did it come from। मुझे नहीं पता कहाँ से आया है, मतलब मैं उसका कोई ओरिजिन नहीं है कि मैंने कोई कंप्यूटेशन करके $1 million बनाया था, नहीं, मुझे नहीं पता। इंटरनेशनली भी जब मैं ट्रैवल करता था या लोगों से बात करता था तो हर एक बंदा एक मिलियनियर की बात करता था कि $1 million होने के बाद थिंग्स बिकम डिफरेंट। तो मेरे भी दिमाग में बन गया कि अगर इंटरनेशनली एक स्टैंडर्ड है तो $1 million जो है वो अच्छा होगा, और अगर $1 million देखते हैं तो आज के टाइम में लगभग 8.5 से 9 करोड़ के बीच में समवेयर इट हैपन्स। मैंने जब कंप्यूट करना शुरू किया था तब पहले वो 7 करोड़ पे हो सकता था, फिर वो 8 करोड़ हो गया बिकॉज रुपी डिप्रिशिएट होता चला गया। Right. तो मेरा फिगर ही बदलता चला गया, शिफ्टिंग गोल पोस्ट हो गया और फॉर नो रीजन ऑफ माइंड। आई वुड से दैट कि इन माय 40s आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि हाउ टू कंप्यूट। सो इसके पीछे मैथमेटिकल सिमुलेशन ही है और कोई तरीका नहीं है। Okay. ये देखना पड़ेगा कि आपके पास बचे हुए जितने भी साल हैं उतने सालों में आपका जो कॉर्पस है उस कॉर्पस में से अगर आप पैसे विड्रॉ कर रहे हैं तो क्या वो कॉर्पस पूरे के पूरे टाइम फ्रेम में सस्टेन करता है। और वो लीनियरली करने की जरूरत नहीं है। लीनियरली का मतलब ये नहीं है कि आप वो पैसा सिर्फ निकाल लेंगे, भाई जो बचा हुआ पैसा है वो ग्रो भी करेगा। सो आइडियली अगर आपका जो ग्रोथ है, कॉर्पस का ग्रोथ है, वो आपके विड्रॉल को आउटपेस करता रहता है। ग्रो फास्टर कर रहे हैं, विड्रॉ कम कर रहे हैं, या तो आप का कॉर्पस बड़ा है इस वजह से उसका जो ग्रोथ रेट है वो अगर कम परसेंटेज भी है तो भी वो आपके विड्रॉल को आउटपेस कर लेगा, या फिर अगर आपका कॉर्पस छोटा है बट आप विड्रॉल ही कम करते हैं तो भी आप उसको आउटपेस कर सकता है। आइदर विच वे। सो दैट्स व्हाई किसी के लिए ना एक फिगर नहीं हो सकता। जो फिगर मेरे लिए है वो आपके लिए शायद ना हो, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस डिफरेंट होंगे। थंब रूल्स बने हुए हैं, उन थंब रूल्स को फॉलो करके आप कंप्यूट कर सकते हैं, बट वो सिर्फ जो थंब रूल्स हैं वो थंब रूल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक गाइडिंग प्रिंसिपल हैं। उनके अंदर जाकर के आपको थोड़ा सा फाइनर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी गोल्स डिफरेंट हो सकते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट हो सकती हैं, हो सकता है आप पे कितने डिपेंडेंट लोग हैं, इन सब चीज़ों का भी फैक्टर आता है। तो किस टाइप के थंब रूल्स है ये, एंड एग्जांपल से आप समझाइए। सो एक तो ग्लोबली आई गेस बहुत सारे लोगों को शायद अब पता चल गया होगा, वेल डिस्कस्ड है, दैट इज अ 4% विड्रॉल रेट। सो 4% विड्रॉल रेट सेज दैट कि अगर आप अपने कॉर्पस से 4% विड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्पस ग्रो करता रहेगा और आपका कभी भी कॉर्पस डिप्लीट नहीं होगा। इंटरनेशनली उस पर काफी पेपर्स भी हुए हैं, रिसर्चेस भी हुई हैं, एंड मोर और लेस काफी हद तक यूएस के कंटेक्स्ट में तो वैलिड निकल के आता है कि 4% विड्रॉल रेट विद इक्विटी एंड डेट का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, मतलब आपका
एटलीस्ट 50% इक्विटी होना चाहिए, 30% या 40% डेट होना चाहिए, फिर उसका गोल्ड होना चाहिए। उस कॉम्बिनेशन में अगर आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया है तो 4% विड्रॉल वर्क्स। बट वेस्टर्न इकोनॉमी में वैलिड है, इंडियन इकोनॉमी में वो 4% नहीं चल पाएगा। वो बेसिकली 3% पे आपको लाना पड़ेगा। आप 3% ही विड्रॉ कर सकते हैं। एंड ये 3% क्यों हुआ यहाँ इंडियन के कंटेक्स्ट में 2 फैक्टर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। पहला है हमारा इन्फ्लेशन। सो वेस्ट के कंपैरिजन में इंडिया का इन्फ्लेशन ज़्यादा है, राइट, विच इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट बिकॉज इंडिया एज ए इमर्जिंग इकोनॉमी, इन्फ्लेशन हमारा इररेस्पेक्टिव टू दैट वेस्ट से ज़्यादा रहने वाला है। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो शायद बहुत सारे लोग समझते नहीं है, कंपेयर टू द इन्फ्लेशन हमारे जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत कम रिटर्न देते हैं। मतलब हमारे यहाँ डेट इंस्ट्रूमेंट जो है इन्फ्लेशन को ही बीट नहीं कर पा रहे होते हैं। करेक्ट, राइट। वेस्ट के अंदर ऐसा नहीं है। वेस्ट में बहुत सारी जगहों पर अक्सर अच्छे डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इन्फ्लेशन को बीट कर लेते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्ड्स जो हैं वो बीट कर लेते हैं। तो इस वजह से अगर आप उनका डेट का परसेंटेज रहता भी है तो भी उनका ग्रोथ रेट ज़्यादा रहता है। इंडिया में डेट का परसेंटेज जो कि आपको अपने रिटायरमेंट के पास आएंगे तो आपको अपना डेट का परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा, आपको कुछ तो भी सेफ्टी अपने पोर्टफोलियो में लानी पड़ेगी। और जैसे ही इंडिया के अंदर आपने डेट बढ़ाया उसका ग्रोथ रेट इतना स्लो है कि वो आपके पूरे पोर्टफोलियो के ग्रोथ रेट को स्लो डाउन कर देता है। तो उस पर पेपर्स भी हुए हैं, रिसर्चेस भी हैं। इसी को अगर आप रिवर्स तरीके से देखते हैं, 3% का मतलब ये है कि अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो 33 टाइम्स आपका कॉर्पस होना चाहिए आपके एनुअल एक्सपेंसेस का। तो अगर आपका जो भी आपका एनुअल एक्सपेंस है, अगर आपका एनुअल एक्सपेंस 10 लाख है बाई चांस, तो सिंपली है उसका 33 टाइम मतलब 3.3 CR आपका कॉर्पस होना चाहिए। उसमें आप 3% अगर विड्रॉल करेंगे तो ये रिलेटिवली यू कैन से दैट कि वो इनफाइनाइट साइकिल की तरह से चलता रहेगा और आपके एटलीस्ट 90 ईयर्स तक की एज के लिए सस्टेन करेगा। और उसके सिमुलेशंस मैंने भी अपनी तरफ से किए, अपने एक्सपेंसेस के बेसिस पे किए, तो मुझे ठीक लगा। सो आई रियलाइज्ड कि हाँ ये फिगर ठीक है। ओके, तो बेसिकली आप कह रहे हो जहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में अगर 4% विड्रॉल रेट होता तो यू वुड आइडियली नीड 25 टाइम्स एनुअल एक्सपेंसेस। Exactly. लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि इन्फ्लेशन इज हाई, डेट इंस्ट्रूमेंट्स डोंट गिव इनफ रिटर्न, वो 3% रूल बन जाता है एंड दैट बिकम्स 33 टाइम्स 100/3। एग्जैक्टली। तो ये जो 10 CR का फिगर आपके पास आया उसका मैथमेटिकल सिमुलेशन आपने कैसे किया? नहीं, तो उसके लिए मेरे पास काफ़ी इलॉबरेटेड एक्सेल थी। Okay. मैंने उसको दोनों साइड से कंप्यूट किया। मतलब कि एक साइड में तो जहां मैंने ये ऑफ कोर्स 33x के रूल के हिसाब से जो था, एंड एट द सेम टाइम मैंने उस पर रिवर्स कंप्यूट भी किया कि अगर मैं इसको विड्रॉ करता जाऊं और उसको मैथमेटिकली सिमुलेट करूं तो वो कैसा दिखता है। Do you have it अभी with you? हाँ, I have Okay, it. cool. I can show the same sheet which I used it last year when I took that decision. Let's see it. ये एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो ये सेम एक्सेल मतलब ये सेम ही शीट है और मैं इसमें बहुत सारे मल्टीपल स्टेजेस पे कंप्यूटेशन करता रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये एट दैट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड अ ईयर बैक आई वाज 46, तो मैंने अपना ईयर इन रिटायरमेंट ईयर 1 की तरह से काउंट किया। और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको मुझे काउंट करना है, क्योंकि उससे जुड़े हुए एक्सपेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स समथिंग विच आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज, दैट्स माय डॉटर। तो उस समय मेरी बेटी 12 साल की थी, तो मैंने उसको भी साथ में प्लॉट किया। तो अगर इस शीट में आप देख रहे हो तो मैंने अपना एज जो है वो 90 तक काउंट किया, मतलब ऑप्टिमिस्टिकली जो भी होता है व्हाटएवर। मैंने काउंट किया था कि 10 CR का मेरा फिगर है और मैंने यहाँ पर कुछ हाइपोथेसिस लिए। तो पहला ये है कि इन्फ्लेशन एंड दूसरा है ग्रोथ रेट। सो इन्फ्लेशन में वन पार्ट इज स्टैंडर्ड गवर्नमेंट इन्फ्लेशन, जो चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं उसमें थोड़ा सा और बफर ऐड करके रखता हूँ कि अगर मेरी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी होती है कि उसके बाद अगर मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ या मैं कुछ थोड़ा सा लाइफ की कुछ ऐसी लग्जरीज इंजॉय करना चाहता हूँ जो शायद पहले नहीं की होंगी, तो मैं थोड़ा सा उसके लिए एक बफर ऐड करके रखता हूँ। तो ओवरऑल मैंने इन्फ्लेशन काउंट किया इसके लिए 9% या 8%, मल्टीपल हम लोग देखेंगे, मैंने वो मल्टीपल सिमुलेशन करके देखे हैं। एंड दूसरा मैंने ग्रोथ रेट काउंट करके रखा। सो इट कैन बी अगेन, जब मैंने डिसीजन लिया था तब मैंने एक्चुअली इस बेसिस पे लिया था 8% इन्फ्लेशन के बेसिस पे और 11% ग्रोथ रेट के बेसिस पे। अगर मैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में बताऊं तो मेरा पोर्टफोलियो शायद इससे ज़्यादा पेस पे ग्रो कर रहा था, बट मैंने ग्रोथ रेट बहुत ही कंजर्वेटिव 11% ही लेकर के रखी है फॉर मल्टीपल रीजंस। पहला तो ये कि
टैक्स का फैक्टर आएगा कि बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं कि मेरा तो पोर्टफोलियो 20% पे ग्रो करेगा बट टैक्स भी लगेगा। सेकेंड थिंग इज जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा मैं अपना डेट बढ़ाना पड़ेगा, मुझे एक अपने एक्सपेंसेस के लिए एक सेपरेट डेट की बकेट बना के रखनी पड़ेगी। तो उसको मिला करके अगर मैं देखता हूँ तो ब्लेंडेड ग्रोथ रेट मैंने कंजर्वेटिवली 11% के हिसाब से किया है, जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों को लगेगा कि काफ़ी रीजनेबल है, इतना पॉसिबल है अगर आपका इक्विटी का रेशियो रहता है। तो मेरे पास रेफरेंस एक्सपेंस उस समय मैंने अपने पूरे साल भर के कंप्यूट करके देखे थे, तो लगभग 2 लाख रुपए पर मंथ का आ रहा था, और मैंने उसमें भी थोड़ा सा बफर ऐड करके उसको 2.5 lakhs लेकर के रखा, प्योरली बिकॉज द रीज़न कि व्हेन माय चाइल्ड इज ग्रोइंग अप, ऑफ कोर्स अपने टीन्स में और उसके बाद एडल्टहुड में जाती है तो उसके एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं, तो मुझे उसके हिसाब से थोड़ा सा अकाउंट करके रखना पड़ेगा। एंड देन व्हाट आई डिड दैट सिमुलेशन इज दैट कि अगर मैं उस 10 CR में से हर साल इस 11% से ग्रोथ करता हूँ, बट एट द सेम टाइम ईयरली एक्सपेंसेस के लिए पैसे निकालता जाता हूँ, और उस पैसे को जो मैं निकाल रहा हूँ उसमें मैंने इन्फ्लेशन अकाउंट कर लिया कि इतना बढ़ता जाएगा। अगर आप देख रहे होगे तो ईयरली एक्सपेंसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, राइट। सो ये मैं करता रहूंगा, और उसके अलावा मैंने कुछ एक्सेप्शनल विड्रॉल्स भी प्लान किए। कि जैसे कि सपोज मैंने प्लान किया कि 4 साल बाद अगर मैं अपने घर को रिनोवेट करता हूँ तो मुझे हैव टू कीप सर्टेन एक्सपेंसेस फॉर दैट, और अगर मेरी बेटी का जब 18th ईयर्स में उसका अंडरग्रेड शुरू होगा तो आई हैव टू कीप सम मनी फॉर दैट। सेम एज जब वो पोस्ट ग्रेजुएट में जाती है तो कुछ उसके लिए पैसा रखना पड़ेगा, उसकी मैरिज के लिए कुछ पैसे रखने पड़ेंगे। तो मैंने उसके डिफरेंट स्टेजेस पर सर्टन मनी आई हैव केप्ट कि मैं उसमें से एक्सेप्शनल विड्रॉल करूंगा। तो उस साल मेरा अगर आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो ज़्यादा डिप होगा, बिकॉज मैं सिर्फ अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए नहीं, उन एक्सेप्शनल एक्सपेंसेस के लिए भी विड्रॉ करूंगा। और इन सारी इन्फॉर्मेशन को जब मैंने प्लॉट किया तो आई प्लॉटेड इट द ग्राफ। सो ये ग्राफ बता रहा है कि इसमें जो येलो लाइन है दैट टेल्स कि मेरे एक्सपेंसेस किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट अगर आप मेरा कॉर्पस देखोगे तो ये उससे भी फास्टर पेस पे बढ़ रहा है, बिकॉज माई विड्रॉल रेट इज काइंड ऑफ मैनेज दैट वे, राइट। इसमें एक तो है मेरा एंड ऑफ द ईयर में कितना है और मेरा करंट इन्वेस्टमेंट कितना है, तो ये मोर और लेस आप इनको सिमिलर काइंड ऑफ देख सकते हैं। तो मैंने मल्टीपल सिमुलेशन में मैंने देखा कि मैं 8 और 11 करता हूँ तो यू कैन सी दैट इट्स अ हेल्दी सिचुएशन। बट एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना, थोड़े से परसेंटेजेस बदलने से ना सिचुएशन काफी बदल सकती है। अभी मैं सिंपली सिर्फ 1% का फर्क करता हूँ, ठीक है। इसमें अगर मैंने देखा कि मेरा ग्रोथ रेट मुझे 11% ना मिल करके बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन 10% मिलता है, so you can see that कि suddenly it is not like कि infinite है। Correct. Suddenly you can see that कि at the age of somewhere around 87-88 के पास आकर के ये U-turn मारता है ग्राफ। Exactly. And you see that कि आपको पहले वाले ग्राफ देख करके लगेगा अरे ये तो मतलब this is like a perfect situation, आप तो मतलब बहुत ही ड्रीम कम ट्रू हो गया, बट इतना नहीं है। That's where the compounding और maths of layering comes into the picture कि आप 1% के चेंज से भी ना इतना सिग्निफिकेंट चेंज कर सकते हैं। मुझे समझ में आ गया कि मुझे बहुत क्लोजली ये मॉनिटर करना पड़ेगा कि मेरा इन्फ्लेशन 8% से ज़्यादा नहीं कर सकता, और ग्रोथ रेट आइडियली मुझे 11% के करीब मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि द मोमेंट इफ माई सिमुलेशन एंड द रियलिटी इज नॉट इन सिंक, मुझे कुछ तो भी करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे। यानी कि मुझे अपना एक्सपेंस रिड्यूस करना पड़ेगा या फिर मुझे अपना ग्रोथ रेट बढ़ाना पड़ेगा। मैंने क्योंकि इन सभी जगहों पे बफर रखा है, मतलब ऑफ कोर्स लाइफ इज जहाँ पर प्लेजेंट सरप्राइजेस कम होते हैं अनफॉर्चुनेटली बहुत कम बार होता है, बट ऐसे नॉट सो प्लेजेंट सरप्राइजेस ज़्यादा होते हैं। सो इसीलिए हमेशा मैं सभी को बोलता हूँ कि प्लानिंग डिफेंसिव कीजिए, बी रेडी फॉर विंडफॉल। मतलब कुछ ऐसा बहुत ही अमेजिंग हो गया तो किस्मत बहुत ही अच्छी है। ओके, कपल ऑफ क्वेश्चंस हियर। एक तो ये जो 10 CR का फिगर आया है, तो गोइंग बैक टू द थंब रूल, आपने बेसिकली अपने एनुअल एक्सपेंसेस को 33 से मल्टीप्लाई किया। करेक्ट। सो अभी एक क्विक कंप्यूट करके देखते हैं। अगर हम इसको अपने थंब रूल के हिसाब से देखते हैं तो लेट्स सी वेयर डज दैट रियली स्टैंड। 2,50,000 का मेरा मंथली एक्सपेंस है, इसको अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो दैट कम्स टू अराउंड 30 lakhs पर एनम। और इसको अगर मैं 33 से मल्टीप्लाई करता हूँ जो हमारा थंब रूल है उसके हिसाब से करता हूँ तो इट कम्स टू 9.9 CR। सो जब ये चीज़ मैंने दोनों तरह से वैलिडेट कर ली कि ये जो 33x जो कि अगेन इट्स अ डिफेंसिव रूल, उसके हिसाब से भी ये परफेक्ट है। जो मैंने विड्रॉल प्लान किया रिवर्स सिमुलेशन, राइट, कि मैंने 10 CR में से
विड्रॉ करके मैं सिमुलेट करके देख रहा हूँ, उस हिसाब से भी ठीक है. सो देन आई गॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि आई गेस दिस नंबर इज काइंड ऑफ अ फेयर नंबर, मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ. आपने मेंशन किया कि वो कंटिंजेंसी प्लानिंग हमेशा आपके दिमाग में चलती रहती है Correct. टू बी कंजर्वेटिव. करेक्ट. तो यहाँ पे लेट्स से फॉर सम रीजन यू हैव टू टेक आउट अ लॉट ऑफ मनी, तो फिर वो कैलकुलेशन कैसे चेंज होगी? फिर तो बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाएगी. मतलब अगर आप अच्छा. इस पे डिपेंड करता है कि आप वो विड्रॉ कब करते हैं. अगर आप ये विड्रॉ बहुत अर्ली पार्ट में कर लेते हैं तो फिर इट कैन रियली इम्पैक्ट सिग्निफिकेंटली फॉर वट एवर रीजन. मुझे यहाँ पर अगले 4th या 5th ईयर के अंदर 2 CR विड्रॉ करना पड़ता है. ओके, एंड लेट्स सी व्हाट does that really do to that computation. So you can see that कि even my current 3% के गैप पर भी जो चल रहा है उसके बावजूद भी मेरा कॉर्पस क्रैश होना शुरू हो गया. बिकॉज यू कैन सी दैट यहाँ पर अगर येलो लाइन में आप देखते हैं तो दीज बम्प्स आर शोइंग कि एक्सेप्शनल विड्रॉल क्या हुआ है. सो देयर इज एट द वेरी अर्ली स्टेजेस में एक एक्सेप्शनल विड्रॉल हुआ जिसका कि इम्पैक्ट लेटर ऑन आ गया. या एंड द थिंग इज कि ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है ना, इट्स क्लोज टू द एंड ऑफ वन्स लाइफ टाइम. एग्जैक्टली. तो तब कोर्स करेक्शन करना ना बहुत मुश्किल होगा. मुश्किल है. सो ये जो चीज है ना, एग्जैक्टली आपने बहुत सही बात बोली है. बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि अमित 90 तक कौन जीने वाला है. मैंने कहा बट जी गए तो. आई डोंट वांट टू बी मैं इन अ सिचुएशन कि मैं लोगों पे डिपेंडेंट हो जाऊं एट दैट स्टेज ऑफ माय लाइफ जहां पर मुझे शायद सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी. एग्जैक्टली. Right? मतलब So, आप उस टाइम इनकम सप्लीमेंटेशन भी नहीं कर कुछ पाओगे. भी नहीं कर सकते. मतलब कोर्स करेक्शन का एग्जैक्टली आपने एकदम सही बात बोली है कि मेरे पास उस समय कोर्स करेक्शन का टाइम ही चला गया है. अगर ये कर्व एक बार डिप्लीट होना शुरू हो गया, देयर इज नो वे दैट आई कैन रिकवर इट. फिर मैं शॉर्ट टर्म में ऐसा नहीं है कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर सकता हूँ 80 साल की उम्र में कि या फिर लोन ही लेना पड़ेगा. लोन लेना पड़ेगा. जेनरेशनल डेट. एग्जैक्टली. तो फिर मैं उस सिचुएशन में नहीं आना चाहता. तो मैं चाहता हूँ कि जितना कंजर्वेटिवली प्लान करके रख सकूं उतना कंजर्वेटिवली प्लान करूं, जिससे कि मुझे ये रिस्क में नहीं आना है. जितना हो सके अपने आने वाले 4-5 सालों के अंदर कोई अनप्लैन्ड विड्रॉल मुझे अवॉइड करना है. सो दैट इज द रीजन मैंने अपनी बेटी के लिए जो एजुकेशन है या अपने घर का भी रिनोवेशन मुझे नहीं प्लान में करना है या नहीं करना है, बट मैंने ऑलरेडी अकाउंट करके रखा हुआ है कि व्हाट इफ ऐसी सिचुएशन आती है, या व्हाट इफ मेरी बेटी का एजुकेशन के लिए उसको एक ऐसा कॉलेज पसंद आता है जिसका कि फी वाकई में बहुत ज़्यादा है और आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़. और मैं उस समय इस डिलेमा में नहीं रहना चाहता. क्योंकि रिटायरमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप रिस्क नहीं ले सकते हैं. क्योंकि आपके पास रिकवरी के लिए कुछ मेथड नहीं है. बहुत सारे लोग जब ये बोलते हैं कि मैं तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूंगा, 22% CAGR का रिटर्न मिलता है, पिछले कुछ साल में ही हुआ है. आई एम नॉट श्योर कि कितने दिन है. सो यू कांट प्लान योर फ्यूचर बेस्ड ऑन सच काइंड ऑफ अ inflated numbers. So आपको इस तरह से प्लानिंग करनी पड़ेगी. Okay, I've understood so far, but ये 10 CR का कॉपस भी accumulate करने के लिए how did you reverse engineer that investments के तौर पे? Honestly मैंने इतना systematically 10 CR के लिए प्लान नहीं किया था. मेरा इन्वेस्टमेंट जर्नी तो इस तरह से रहा है कि मैंने हमेशा एक चीज़ at the early part of the career मैंने समझ लिया था कि I don't know कहाँ से, बट मेरे दिमाग में इस बात का fear था कि लाइक माई पेरेंट्स और माई ग्रैंड पेरेंट्स जिनके पास पेंशन है, मेरे पास वैसा कुछ नहीं है. और मुझे ये इसके लिए प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं. मैं ऐसी जगह पे नहीं रहना चाहता था कि मैं अपनी हर रोज़ की ज़िंदगी इतने कंस्ट्रेंट में जी रहा हूँ कि मेरे लाइफ का करंट ही लॉस हो गया है फ्यूचर के प्रोजेक्शंस की वजह से. तो मैं वहाँ नहीं होना चाहता था. बट आई वॉज मेकिंग श्योर कि मैं कुछ फॉर्मूलाज फॉलो करूँगा कि मैं एक्सपेंडिचर वो करूंगा जो मेरी सेविंग के बाद बचता है. सो माय फॉर्मूला ऑफ सेविंग वाज नॉट लाइक कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग. सो हमेशा से मैं बहुत पहले से ये फॉर्मूला, अभी इसके बारे में लोग बात करते हैं बट हमेशा से मैं यही बोलता था कि इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस. सो पहले आप सेविंग कर लो, आपका सेविंग प्लान पहले डिसाइड कर लो. तो ये प्रिंसिपल से मैंने शुरुआत की. जब स्टार्ट किया करियर तो उस समय था कि 20% ऑफ माई मंथली जो अर्निंग है उसको मैं किसी भी फॉर्म में सेव करूंगा. सो जैसे ही मेरी सैलरी बढ़ी, इमीडिएटली आई टुक अ कॉल कि अब मैं इसको 20% में नहीं रखूंगा, अब इसको 30% कर दूंगा. मैंने अपने एक्सपेंसेस के लिए डिसेंट पैसा एलोकेट करके रखा हुआ है कि ये मैं एक्सपेंस करूंगा जो मेरी सेविंग के बाद बचा है. मैं इसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहता. इसके अंदर आई विल बी
एब्सोल्युटली लिबरल। उसमें मैं खुल करके खर्च करूंगा क्योंकि ये मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग है। आई रिमेंबर सीइंग इन अ वीडियो कि आपने शेयर किया था ड्यूरिंग कोविड, जहाँ पे कई लोग सेव ही नहीं कर पा रहे थे, यू वर एबल टू पुट टुगेदर 50 लाख रुपीज। करेक्ट। तो आपने ये कैसे पुल ऑफ किया उस टाइम? इन्वेस्टिंग बहुत लंबे टाइम से कर रहा हूँ। ये कोविड हिट हुआ 2020 में। मैं उससे पहले 13 साल से 2007 ऑनवर्ड्स मैंने कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया था, और 2008-9 ऑनवर्ड्स तो थोड़ा सा सीरियसली करना शुरू कर दिया था। तो मुझे 12-13 साल का एक्सपीरियंस था कि किस तरह से काम करता है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो फॉल में ही होती हैं। हमेशा जब फॉल होता है वहीं अपॉर्चुनिटीज़ होती है। 2008 का जो फॉल हुआ था फाइनेंशियल क्राइसिस में, उसमें मैंने एज अ सिटिंग ऑन द फेंस देखा था ये। उस समय मैंने ऐसा कोई सीरियस इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बट मैंने देखा था कि अगर मैंने ये किया होता था उस समय तो मेरे लिए इट वुड हैव बीन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो उससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग थी 2008 के फॉल से। सो दैट इज व्हाई हिस्ट्री एज वेल एज एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। सो आई हैड टू वेट ऑलमोस्ट लाइक 12 years to wait for this opportunity, and that is where investing is a game of patience. I was always looking for some instrument कि जहाँ पर कि इस तरह का मैं opportunity fund बना सकता हूँ। Home loan turned out to be the best. होम लोन? Yes. होम लोन आपके अपॉर्चुनिटी फंड कैसे अरे बन क्या गया? सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी फंड सैलरीड लोगों के लिए होम लोन है। ओके, you have to explain this to me. मार्केट में ओडी अकाउंट्स मिलते हैं। ओके, ओडी Right. ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स। जितना आपका लोन है उतना नेगेटिव बैलेंस मिला है, मतलब आप उतना पैसा उसमें आप विड्रॉ कर सकते हैं। आपको 50 लाख का लोन मतलब -50 lakhs का आपको एक अकाउंट मिला हुआ है। अब आप उसमें जब आपके पास लोन चल रहा है, जस्ट लाइक एनी अदर लोन, वो तो चलता रहेगा, बट आपके पास जब भी सरप्लस पैसा आता है आप उस लोन में अकाउंट में डाल दोगे, वो पैसा उसमें पड़ा रहेगा। जितने दिन तक पड़ा रहेगा उतने दिन तक इंटरेस्ट नहीं लगेगा आपका। मैक्सिमम लोग, अगर मैं अपने आसपास देखता हूँ, सभी लोग अपने होम लोन को टाइम से पहले खत्म करने की कोशिश करते हैं, राइट? बट आप जब खत्म करते हो तो आप जो पैसा पे करते हो वापस निकाल तो नहीं सकते कभी भी, बिकॉज वो तो आपने पे आउट कर दिया। करेक्ट। बट यही फायदा होता है ओवरड्राफ्ट लोन्स जो होते हैं उनमें। क्या होता है, ओडी टाइप जो लोन है, जैसे SBI का मैक्स गेन है, आई थिंक देयर आर फ्यू मोर इन द मार्केट, अगर वो वाला लोन है तो उसके अंदर आपने जो पैसा डाला है उसका क्लोजर नहीं होता, मतलब आप उसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। तो मेरे पास जो मेरा होम लोन था वो मैंने पूरा खत्म करके रखा हुआ था, बिकॉज एज ऑफ कोर्स एज अ कन्वेंशनल विजडम एंड फाइनेंशियली ऑल्सो, लोन अगर इंटरेस्ट पे करने का कोई पॉइंट नहीं बनता अनलेस एंड अनटिल उतना ही इंटरेस्ट पे करने की जरूरत है, इतना टैक्स बेनिफिट के लिए जरूरत था, उसके बियॉन्ड इंटरेस्ट में क्यों पे करूंगा अगर मेरे पास पैसा है तो। 2009 से घर खरीदा है, 2020 तक उसका कोई ऐसा मेजर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, छोटे छोटे यूटिलाइजेशन हुए उस ओवरड्राफ्ट अकाउंट का, बट उसकी एक अपॉर्चुनिटी 2020 में आई। तो आप कह रहे हो कि जो अमाउंट आपने होम लोन ओडी में डाला, आपने वो विड्रॉ किया मार्केट क्रैश के वक्त एंड फिर इन्वेस्ट कर दिया, बट दैट मनी वाज 50 लाख रुपीस। एग्जैक्टली, बिकॉज लोन कितने होते हैं, हम सभी के लोन 1 CR प्लस 2 CR प्लस। एग्जैक्टली, तो जितना आपने डाला उतना आप निकाल सकते हो। तो आपने इतना जो 50 लाख का कॉर्पस है वो मतलब वहां पे डाला सो दैट आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी कम हो जाए, बिकॉज वो फिर प्रिंसिपल से डिडक्ट हो जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन ओके, हियर आई एम गोइंग टू गेट इनटू थोड़ा सा डिटेल। टू अक्यूमुलेट दैट 50 लाख रुपीस, आपकी रफली बॉलपार्क सैलरी कितनी थी? सी सैलरी तो बढ़ती रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग दैट आई वर्कड हार्ड। इवन इफ एक स्टैंडर्ड डेवलपर की तरह से अपना करियर शुरू किया था, बट हर साल बाउंड्रीज पुश करता था, नए रोल्स लेता था, तो सैलरीज भी उस हिसाब से इंक्रीज होती रहती थी। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई ऐसा एक्सेप्शनल अपॉर्चुनिटीज़ थी कि मेरे पास कुछ ऐसा बहुत, मैं एक ही कंपनी में 19 years रहा। तो यस, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सैलरी ग्रोथ वाज आई वुड से अबव एवरेज कंपेयर टू एनीबडी अराउंड मी। इज देयर अ रेंज दैट यू कैन हेल्प विद? मतलब रेंज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, जब मैंने शायद अपना करियर खत्म किया होगा उस समय मस्ट बी गेटिंग क्लोज टू आफ्टर टैक्स मस्ट बी लाइक, यू कैन स्माइल, इट्स ओके। ये क्वेश्चंस में, ये वाले क्वेश्चन में कभी स्माइल नहीं कर पाता यार, ये सवाल मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल होता नहीं है कभी भी। अच्छा, ओके। बट अराउंड 5 to 6 lakh अ मंथ। ठीक है, राइट। तो ये जो 5 to 6 लाख रुपीस था, उसमें ही लाइक यू first saved, invested and then did expenses. Correct. And you put that money जिसका I guess like projected amount is 10 CR, right?
हाँ मतलब आई एम अज्यूमिंग कि सर्टेन अमाउंट वो कंपाउंड होते रहेगा सो दैट इट रीचेस दैट 10 CR। करेक्ट। सो दो चीजें आपको, अगर आपका कॉर्पस ग्रो करना है तो दो फैक्टर साथ में काम करते हैं। पहला है आपका जो इन्वेस्टेड कॉर्पस है दैट शुड ग्रो एट अ फास्ट पेस, राइट। सेकंड इज यू शुड बी इन्फ्यूजिंग, आपको पैसा भी ज्यादा से ज्यादा डालना पड़ेगा। मतलब खाली एक चीज पर आप भरोसा नहीं कर सकते हो। अगर मेरी सैलरी जो आज से 10-15 साल पहले थी वहीं पे अगर रह गई होती थी तो चाहे मैं 20% CAGR पे भी क्यों ना ग्रो कर रहा हूँ, इट वुडंट हैव मेक एनी डिफरेंस, राइट। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं हर 4 साल में आई कुड एबल टू डबल, सो 4 years में डबल हो रहा था। और उसमें सारा का सारा इफेक्ट जो है पूरा का पूरा खाली वो परसेंटेज ग्रोथ का नहीं था। सर्टन पार्ट वॉज कमिंग बिकॉज आई वॉज अर्निंग वेल, और उसमें से एक सिग्निफिकेंट पोर्शन मैं इसमें इन्वेस्ट भी कर रहा था। सो ये जब दोनों साथ काम करते हैं ना, तो आप कई बार ये आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि बस इस मैथमेटिकल एक्सेल पे कंप्यूट करके, मतलब ये बस बढ़ता गया इतना बड़ा पैसा हो जाएगा। बट वर्ल्ड डजंट ऑपरेट लाइक दैट। मतलब प्रैक्टिकली दुनिया ऐसे नहीं होती है। तो आपके एक्सपेंसेस भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, आपकी अर्निंग भी यूनिफॉर्म नहीं रहती है। आप शुरू में जितना अर्न करते हो बाद में चेंज हो जाता है। शुरू में मैं 20% सेव कर रहा था, एट द एंड ऑफ माई करियर 60 to 70% सेव कर रहा था। फैक्टर जब साथ में आते हैं तब आपका ग्रोथ होता है, देन इट वर्क्स। सो आइडियली यू शुड बी सेविंग, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसको बहुत ही समझदारी से हाई ग्रोथ इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको उसको कंटिन्यूअसली फिलअप करते रहना पड़ेगा, बढ़ाते रहना पड़ेगा बाय अर्निंग मोर। मतलब आप अर्निंग मोर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब कोई ये सोचेगा कि मैं सिर्फ बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर बन जाऊं और मैं बहुत बड़ा कॉर्पस बना लूंगा, नहीं। आपको उसके साथ साथ आपको अच्छा कमाना भी पड़ेगा और उस पैसे को बहुत समझदारी से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिकॉज जनरली मैंने देखा है जब भी लोग ज्यादा उनकी अर्निंग होती है, सबसे पहली चीज होती है लाइफस्टाइल इन्फ्लेट हो जाता है। अब तो लैम्बो ही चलानी है, अब तो यही चलानी है, मतलब इतना पैसा हो गया तो अब तो क्या ही करना है। और अब जो है iPhone 17 Pro Max, एग्जैक्टली अभी नया मॉडल आ गया तो अभी सबसे पहले जाकर के iPhone 17 Pro Max खरीदेंगे। Looking at this mental model, it also seems like कि to make it work so that ज़्यादा contingency वाले expenses ना हो, you would have to invest a lot in insurance, या फिर इमरजेंसी फंड भी आपका सिग्निफिकेंट होना चाहिए, या फिर इसमें इमरजेंसी फंड इज बिल्ट इन। एक्चुअली अगर मुझसे पूछेंगे तो मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये हो गई कि मेरा इमरजेंसी फंड और अपॉर्चुनिटी फंड एक ही था। वो 50 लाख रुपीस, वो 50 लाख तो मेरे पास हमेशा ही रेडी था। अगर कभी भी मेरे पास इमरजेंसी आई तो आई कैन ऑलवेज यूज दैट मनी। सो इसीलिए समटाइम्स दिस फंडामेंटल ऑफ इमरजेंसी फंड इज ऑल्सो, उसको ढंग से समझते नहीं है। मतलब इमरजेंसी फंड का मतलब ये नहीं है कि बस आप उसको पैसे को डेड की तरह से छोड़ दोगे। अपने सब्सक्राइबर से बात करता हूँ, इन लोगों से बात करता हूँ, तो वो लोग मुझे ये बात बता रहे होते हैं कि सर मैंने 15 लाख रुपए इमरजेंसी फंड में रख दिया है। मैंने कहा FD करा दी। क्यों? मतलब ये कहाँ से आता है कि इमरजेंसी फंड का मतलब सिर्फ FD ही होनी है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देयर आर बेटर इंस्ट्रूमेंट्स, बेटर तरीके भी हैं आपके पास करने के लिए। और सबसे पहला सवाल कि क्या आपको जस्ट बिकॉज किसी ने बता दिया है कि 6x ऑफ योर मंथली एक्सपेंस हैज टू बी इमरजेंसी फंड, बट क्यों? अभी मैं किसी एक बंदे से बात कर रहा था, हस्बैंड वाइफ बोथ ऑफ देम आर अर्निंग प्रीटी वेल, ओके। उन्होंने अपना इमरजेंसी फंड 25 लाख रुपए का रख रखा है। मैंने कहा 25 लाख रुपए तुमने इमरजेंसी फंड रख रखा है, कहाँ रखा हुआ है? सर वो तो प्रीडोमिनेंटली सेविंग्स बैंक अकाउंट में या FD में करके रखते हैं। मैंने कहा ओके, बट क्यों? कहते सर वो रूल के हिसाब से 6x, तो हमारे एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं तो हमने 6x के हिसाब से रख रखा है, और उसमें थोड़ा बफर भी डाल दिया। मैंने कहा दोनों की जॉब एक साथ जाएगी? मतलब कितने अनलकी तुम्हें होना चाहिए कि दोनों की जॉब एक साथ चली गई। ऐसा होता नहीं है। सो आपको ना थोड़ा सा, मतलब हर प्रिंसिपल आपको सिर्फ एक गाइडेंस देता है और उसको ना आंख बंद करके इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। आप अगर वाकई में एक ऐसी पोजीशन पे हैं जो कि बहुत क्रिटिकल पोजीशन है, आप या आपके पास स्किल ऐसी यूनिक है कि आपको मालूम है कि मैं जॉब छूटी भी तो मिल जाएगी मुझे, तो फिर अभी AI का डेटा साइंटिस्ट जो होगा उसको तो कल जॉब छोड़ेगा परसों मिल जाएगी। तो राइट, सो देयर आर दीज काइंड ऑफ कंटेक्स्ट दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ।
सो काफी पैराडॉक्स चल रहा है अभी जॉब मार्केट में कि एक साइड में देयर आर पीपल हु आर जस्ट लूजिंग देयर जॉब्स, दूसरी साइड पे सम पीपल आर गेटिंग $1 million पैकेजेस. एग्जैक्टली इनसेन सिचुएशन है. नाउ आपने एक इंटरेस्टिंग चीज मेंशन की थी कि 2008 को आपने वो मार्केट क्रैश एक्सपीरियंस किया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, एंड देन उसके बाद द नेक्स्ट वन हैपेंड इन 2020, मतलब 12 साल बाद. तो आपके पास वो लिव्ड एक्सपीरियंस था ऑफ अ मार्केट क्रैश. एब्सोल्युटली. आज के डेट में क्या हो रहा है ना, लॉट ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स कोविड के बुल रन के बाद उनको पता नहीं कि मार्केट क्रैश कैसा होता है, कैसा दिखता है, एंड उनका ऑलमोस्ट 100% पोर्टफोलियो ना इक्विटी हैवी है. एब्सोल्युटली. तो उस कॉन्टेक्स्ट में हाउ शुड वन मैनेज द रिस्क, एंड आपकी क्या एडवाइस होगी उसके लिए? See, first of all, being equity heavy is not a mistake. बट 100% equity is like a problem now. Exactly. Wrong expectation is a problem. मैं तो अभी इवन आई वुड गो अ लिटिल बिट आउटरेजियस एंड आई वुड से दैट कि एक 25 साल के बंदे के लिए 100% इक्विटी पोर्टफोलियो इज आल्सो नॉट बैड, राइट? बट द फैक्ट इज दैट उसे इस बात से पूरी तरह से वाकिफ होना पड़ेगा कि उसका रिपरकशंस क्या है. अ पर्सन कैन सी, अगर 100% इक्विटी पोर्टफोलियो में आपको 50% वाइप आउट होते हुए दिख सकता है, एंड हिस्ट्री ने दिखाया है, कोविड ने दिखाया है, 2008 ने दिखाया है, 50% पोर्टफोलियो साफ हो जाते हैं आपके. तो आप उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हैं? बिकॉज जनरली गलतियां वहीं होती हैं. सो क्या आपकी मेंटल टफनेस है इस बात को लेकर के, या इस बात का कॉन्फिडेंस है कि मैं इतना बड़ा ड्रॉप और इतने लंबे टाइम तक मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ? 2008 से लेकर के 2013 तक मार्केट हैज बीन लाइक टोटली फ्लैट. कुछ रिटर्न नहीं दिया था, 0% रिटर्न था. लास्ट 1 year ऑल्सो अगर आप कुछ रिटर्न नहीं दिया है. घूम फिर के तो सेम लेवल पे आ गया. एग्जैक्टली. तो अब जो है ना, अब अगर आप इस एक्सपेक्टेशन में रहते हैं कि मैं इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा और मेरा पैसा हर साल 20% से ग्रो करता रहेगा, ये बहुत गलत एक्सपेक्टेशन के साथ शुरुआत है. सो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, मतलब मैं अपने किसी भी सिमुलेशन के अंदर, यू वुड नेवर सी मी कंप्यूटिंग मेरा सिमुलेशन 15, 20, 18, 20% पे मैं कभी नहीं करता. बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कंजर्वेटिवली प्लान करो, बिकॉज आपने फ्यूचर नहीं देखा है. न्यूज चैनल्स में जिस तरह से बात होती है कि 10 लाख करोड़ रुपए मार्केट में डूबे नहीं, मतलब इट्स अ नोशनल लॉस. मतलब आपका पोर्टफोलियो में रेड दिख रहा है, बट आर यू प्रिपेयर टू सी दैट रेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम? डू यू हैव दैट? आपके पास क्या उतना स्टेइंग पावर? एग्जैक्टली, स्टेइंग पावर है कि मैं इतना रेड 1 साल तक भी देखूंगा तो मैं पैनिक नहीं करूंगा. एंड आई कैन टेल यू कि जब 2020 में जब पैनिक था मार्केट का, उस समय आई डोंट थिंक कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग इन्वेस्टमेंट सोच रहे थे. मेजॉरिटी ऑफ द लोग सेल ही सोच रहे थे कि यार बाहर निकलो, अब तो वर्ल्ड रिकवरी नहीं होगा शायद. सो नहीं है, हमारी ह्यूमन साइकी इस तरह से नहीं बनी है कि हम इतने मैसिव फॉल्स को इजीली डाइजेस्ट कर पाएं. मेरे को मीम याद आ रहा है, न्यू इन्वेस्टर्स भी लाइक स्टेइंग पावर तो सबके पास होती है, एंड देन द अदर पर्सन इज लाइक सबके पास नहीं होती लक्ष्मण. नहीं होती है, एक्चुअली नहीं होती है. आप मतलब ना नॉर्मल कोजी सिचुएशन में बैठ करके ये एंटिसिपेट नहीं कर सकते हो कि जब मेरा पोर्टफोलियो मेरी पूरी जिंदगी भर की हार्ड अर्न्ड मनी -50% पे और मतलब 50% ड्रॉप पे दिखेगी, तो वो आप वैसे ही रह पाओगे. वो वहां होना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि आप वो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. कई लोगों के लिए 1 CR ही अर्न करना एक बहुत बड़ी चीज होती है, एंड यू हैव मैनेज्ड टू गेट 10 CR इन योर कॉर्पस. तो वो जर्नी कैसी रही फ्रॉम 0 to 1 एंड देन 1 to 10? आपने कोई मिस्टेक्स किए बिटवीन 0 to 1 जो आपने 1 to 10 के बीच में नहीं किए? सी 0 to 1 इज अ वेरी टफ. मुझे शायद 11 साल लगे, ऑलमोस्ट 11 साल पहला CR बनने में लगा है, बिकॉज उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं. उसी पीरियड के अंदर आपकी ज़िंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी हो रहे होते हैं. आप अपने घर भी बनाते हो, आप यू गेट मैरिड ऑल्सो, यू रेज योर फैमिली ऑल्सो. सो उस समय आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे होते हैं और आपको सेव भी उसी समय करना होता है. तो ये बहुत चैलेंजिंग चीज़ होती है इन दोनों को बैलेंस करके आप किस तरह से अपना कॉर्पस बनाओगे. बट आफ्टर दैट थिंग्स चेंज ड्रास्टिकली, मल्टीपल रीजन्स. और उसके पीछे सिर्फ अगेन वो लॉ ऑफ कंपाउंडिंग ही नहीं है, मतलब ना अगेन पीपल सिंप्लीफाई दैट कि वो तो कर्व ऐसे होने वाला है, द बिग सी. राइट. सो ऑफ कोर्स है सम पार्ट ऑफ दैट इज देयर कि आपका जब कॉर्पस बड़ा हो गया है तो उसके बाद कंपाउंडिंग का इफेक्ट तो नो डाउट विल बी फास्टर, बट मल्टीपल फैक्टर्स कम इनटू द प्ले. मेरे लिए जैसे उस एक CR ने मुझे सिखाया भी बहुत,
इन्वेस्टिंग कहाँ करनी है, कैसे करनी है, कौन से प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कौन से टूल्स होते हैं, तो अब मैं गलतियाँ नहीं करूँगा। जब मेरा फर्स्ट ईयर हुआ, सो आई वॉज मे बी 34। उस समय के बाद मेरा करियर भी एक ऐसी ट्रैजेक्टरी में था जहाँ पर कि आई कुड एबल टू अर्न मोर, बिकॉज आप जब 10-12 साल किसी एक डोमेन में रहते हैं तो आइडियली यू शुड बी अर्निंग गुड अमाउंट ऑल्सो, दैट ऑल्सो वर्क्स इन योर फेवर। सो इट्स नॉट जस्ट वन फैक्टर, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है ना। आप तब तक कम कमाते थे, आप उस 1 CR के बाद आप कमाने भी ज्यादा लगे हो, राइट? और दूसरी तरफ आपका कंपाउंडिंग काम करता है, जो कि आपका एग्जिस्टिंग CR अगर आपने स्मार्टली इन्वेस्ट किया है तो 5 to 6 years में तो डबल हो ही जाएगा, अगर रीजनेबल एक्सपेक्टेशन से भी रखते हैं तो वो भी आपका काम कर रहा है। एट द सेम टाइम यू आर इन्फ्यूजिंग मनी ऑल्सो, जो कि पहले से कहीं ज्यादा है। इन दोनों चीजों को जब आप जोड़ करके देखते हैं तो फिर वो जर्नी काफी सिंपल हो जाती है। और उसके बाद तो मेरे लिए भी बहुत बार ऑनेस्टली काइंड ऑफ अ सरप्राइजिंग मोमेंट शुरू हो गए थे। अरे मतलब अरे ये नेक्स्ट ईयर कब हिट हुआ? अच्छा, ओ वाओ, दैट्स अ गुड प्रॉब्लम टू एंड आई एम टेलिंग यू जेन्युइनली दिस हैपेंस, genuinely this happens and people should look forward to that moment. तो आपका एसेट एलोकेशन क्या है एज ऑफ टुडे? काफी हद तक हमेशा से इक्विटी हेवी रहा है। सो 1 साल पहले तक तो 85% इक्विटी था। ओके, यस, एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अभी धीरे धीरे पिछले 1 साल के अंदर मुझे भी समझ में आ रहा है कि इतना ज़्यादा इक्विटी शायद मेरे लिए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ना हो, तो मुझे इसको स्लोली रिड्यूस करना पड़ेगा, बट वो एब्रप्टली तो नहीं कर सकता। Now I have brought it down to somewhere around 80 to 83%. 80 to 83%? 80 to 83% के करीब होवर करता है। तो आपने बताया आपके एसेट एलोकेशन में अराउंड 85% इज इक्विटी, तो इक्विटी में क्या ब्रेकअप है एंड बाकी 15% कहाँ पे एलोकेटेड है? सो 85% में ऑलमोस्ट यू कैन से दैट कि 50-50% म्यूचुअल फंड्स एंड डायरेक्ट स्टॉक्स हैं। ठीक है, राइट, ऑलमोस्ट कह सकते हैं 45% म्यूचुअल फंड, 55% डायरेक्ट इक्विटी। बचे हुए पार्ट के अंदर डेट में एक EPF है जो मैंने अभी तक विड्रॉ नहीं किया है, वो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट पार्ट है जो वहां पर है, अभी भी उसका एक हिस्सा है। देन आफ्टर दैट गोल्ड मैंने इंक्रीज करना शुरू किया, और अब तो और थैंकफुली मतलब मैं कहूँगा कि मुझे नहीं पता था कि गोल्ड की रैली होगी या ऐसा कुछ होगा, बट बिकॉज लास्ट ईयर मैंने क्विट किया तो मैंने रियलाइज कि मुझे अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना शुरू करना पड़ेगा। और फर्स्ट चीज़ जो मैंने अपने वीडियोस में भी बोलता हूँ कि गोल्ड मैंने इग्नोर किया, मतलब मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं किया था। एंड नाउ आई रियलाइज कि गोल्ड की इंपॉर्टेंस है, बिकॉज ये ऑफसेट करते हैं एक दूसरे को, और मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू किया। मतलब सम ऑफ द मनी दैट आई स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम इक्विटी टू गोल्ड में मूव करना शुरू किया, और गोल्ड ने भी उस समय अच्छा करना शुरू कर दिया, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड पार्ट। एक्सेल में बैठ करके मैं रिकंसाइल करता था और देखता था, और जिस दिन एक दिन रिकंसाइल किया मैंने कहा ओ माय गॉड, ये दिस इज एक्चुअली हैपनिंग, ये हो रहा है। मतलब एक और CR जुड़ गया और मुझे पता भी नहीं चला, मतलब जस्ट बिहाइंड द सीन हो रहा था ये। सो दिस इज द पावर ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टिंग, लेटिंग मनी ग्रो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, एंड एट द सेम टाइम अर्निंग वेल एंड इन्वेस्टिंग अ लॉट। मतलब उसमें से सिग्निफिकेंट पार्ट आप उसमें इन्वेस्ट करते जाते हैं। ये सब जब साथ काम करते हैं ना, कोई एक फैक्टर में आंसर नहीं है, आंसर इन सब चीजों को जोड़ करके है, और ये सब जब एक राइट इंग्रेडिएंट बनता है तो ही आपका एक सिग्निफिकेंट पोर्टफोलियो बन जाता है। राइट, तो आपने मेंशन किया कि 50% डायरेक्ट स्टॉक्स, 50% म्यूचुअल फंड्स, इसमें क्या ब्रेकअप है दोनों में? किस टाइप के स्टॉक्स, मार्केट कैप वाइज म्यूचुअल फंड्स कैसे आप डिवाइड करते हो? स्टॉक्स मैंने इन्वेस्ट किए हैं प्योरली बेस्ड ऑन जो मुझे समझ में आते हैं। मेरा प्रिंसिपल बहुत सिंपल है कि जितना जल्दी मैं किसी एक बिजनेस को स्पॉट कर सकूं और जहां मेरे लिए रिलेटेबिलिटी हो, मैं उसमें इन्वेस्ट करके एंड देन आई रिमेन इन्वेस्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। टर्नओवर में इंटरेस्टेड नहीं रहता कि मैं उसको बॉटम पे बाय करूं, टॉप पे बेचूंगा। आई इन्वेस्ट इन बिजनेसेस, आई डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। स्टॉक वैल्यूज की कोई भी हो उस समय, अगर मुझे समझ में आता है कि अगर ये बिजनेस बहुत अच्छा है और इसमें बहुत पोटेंशियल ग्रोथ है जो कि शायद मार्केट ने उस हद तक समझा नहीं है, और मुझे शायद दिख रहा है कि उसमें है, देन आई बाय इट। वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल पैरामीटर्स वगैरह पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, फेयर प्राइस पे है बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट ने उसको उस हद तक स्पॉट नहीं किया है, उसकी अपॉर्चुनिटी को। लेट राकेश झुंझुनवाला सर आल्सो हैड अ स्ट्रेटजी, उन्होंने टाइटन में इन्वेस्ट किया एंड दैट जस्ट द रेस्ट इज हिस्ट्री, यू नो हाउ दैट हैपेंड।
आपके केस में भी देयर वाज दिस वन स्टॉक TVS जिसने आपको क्रेजी रिटर्न्स दिए, वो स्टोरी कैसी रही है? एट व्हाट प्राइस एंड क्वांटिटी डिड यू बाय इट? मेरे लिए ऑफ कोर्स यू कैन कॉल इट कि समवॉट सिमिलर काइंड ऑफ अ स्टोरी रही थी, बट ऑफ कोर्स नॉट राकेश झुनझुनवाला के लेवल का कॉर्पस बना सकता था. आई लव बाइक्स, बहुत सालों से, बचपन से पैशन है बाइक्स का. और TVS मोटर मुझे हमेशा से बहुत फैसिनेट करती थी एज अ कंपनी, बिकॉज जो भी वो लोग एज अ इंडियन कंपनी जो वो लोग कर रहे थे, अभी भी मैं कहूँगा कि वन ऑफ द कंपनी जो कि पायनियर्स हैं अपने अपने सेगमेंट में, जो उन्होंने चीज़ें की हैं वो बहुत यूनिक हैं. एक अकेली कंपनी थी जिसने कि बहुत सारे इनोवेशंस, बहुत सारे कम लोगों को पता है कि बहुत सारे इनोवेशंस आज के टाइम में जो हम देखते हैं इंडियन बाइक्स के अंदर, सबसे पहले डिस्क ब्रेक्स लेकर के आए थे. ऐसी कुछ माइनर चीज़ें मैं हमेशा से ट्रैक कर रहा था कि यार ये लोग बहुत यूनिक हैं. एंड आई यूज्ड टू लव देयर बाइक्स. अपाचे वन ऑफ द आइकॉनिक बाइक्स रही थी. सो मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि कंपनी बहुत अच्छी है, दे आर ऑन द राइट ट्रैक, रिसर्च पे बहुत फोकस करते हैं, रादर देन मार्केटिंग सेंट्रिक होने के बजाय ये लोग टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट पे बहुत फोकस कर रहे हैं. तो मुझे समझ में आ गया था कि बाइक मुझे पसंद है, तो इसके बारे में पढ़ना भी मेरे लिए मुश्किल नहीं है. सो आई यूज्ड टू रीड देयर एनुअल रिपोर्ट्स, उनके इन्वेस्टर कॉल, सबको मैं बैठ करके महीनों तक मैंने पढ़ा है. 10 महीनों तक पढ़ा है मैंने TVS मोटर में, सबसे पहले इन्वेस्ट करने से पहले. बेसिकली TVS पगलू बन गए. हाँ, मतलब आई वाज लाइक क्रेजी फॉर TVS मोटर्स. इसके पीछे बहुत फनी स्टोरी भी है. मतलब मेरे पास जब मैं मेरी जॉब लगी थी तो मेरी फर्स्ट बाइक थी, उस समय हीरो होंडा की बहुत पॉपुलर हुआ करती थी CBZ. सो इट वाज कंसिडर्ड एज वेरी आइकॉनिक इंडिया के हिसाब से. और मेरे फ्रेंड के पास अपाचे था. एंड और मैं सोचता था कि मेरी बाइक हमेशा बेस्ट है. और उसने मुझे स्ट्रेट लाइन में अपनी अपाचे से ही कुड एबल टू बीट माई बाइक. नहीं यार, इसमें कुछ तो भी बात है. ऐसे बहुत सारे स्मॉल सिग्नल्स थे जो मुझे लगता था कि नहीं यार, ये लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं. तो तब मुझे समझ में आया कि अगर मुझे पहला स्टॉक इन्वेस्ट करना है तो दैट इज गोइंग टू बी TVS मोटर्स. दिस वाज योर फर्स्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट? अरे भाई, टॉक अबाउट राइट प्लेस, द राइट टाइम, राइट स्टॉक. राइट. ओके, तो आपने किस प्राइस पे इसको लिया? आई थिंक आई बॉट इट एट मल्टीपल प्राइसेस. मतलब स्टार्ट में 40 रुपए का भी था तब भी खरीदा, 50 रुपए का भी खरीदा, 60 का भी खरीदा. एवरेज आउट आई थिंक प्राइस, इफ आई रिमेम्बर इट वेरी वेल, आई गेस इट इज एवरेज 59 रुपीज आता है उसका. तो स्टॉक का ट्रेजेक्टरी देख लेते हैं, स्टॉक प्राइस का. हाँ, मतलब देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है. मतलब मैं तो बहुत बार देख चुका हूँ. अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं दिखा सकता हूँ. यस, लेट्स डू इट. लेट्स डू इट. तो आई हैड स्टार्टेड बाइंग समवेयर हियर. ओह 2012 माय में. गॉड. ओके, दिस इज द टाइम. एंड आई वुड से मैं इस पीरियड के अंदर कंटिन्यूसली, मुझे जब जब ड्रॉप दिखता था तो मैं खरीद लेता था. 32 पर भी खरीदा, ऐसे कुछ खरीदे. एंड लास्ट उस समय मुझे जब इसका अपवर्ड स्विंग दिखना शुरू हो गया था और मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए थे, आई वुड से. सो आई थिंक 2013 तक मैंने कंटिन्यूसली छोटे छोटे पीसेस करते करते बाय किया था. एंड आई थिंक लास्ट मैंने शायद 65-70 के करीब खरीदा होगा, तो एवरेज आउट 59 के करीब. सो उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर ये बढ़ करके 300 हो गया. आई वाज लाइक सुपर एक्साइटेड अबाउट इट कि 300 हो गया. इट्स लाइक क्रेजी, 6 टाइम्स. भाई पर ये 35 से तो 10x हो गया ना. सो यही सबसे पहली गलती शुरू होती है. पीपल से दैट कि हो गया, काफी पैसे बन गए, लेट्स गेट आउट ऑफ इट. मतलब बट मुझे लगा कि मैंने क्यों TVS मोटर में इन्वेस्ट किया था. मैंने इन्वेस्ट किया था क्योंकि मुझे मालूम है कि इस कंपनी में बहुत लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है. मुझे पैसों की जरूरत नहीं है. आई डोंट हैव अ ग्रीड टू विदड्रॉ दिस मनी एंड यूज इट समवेयर एल्स. आई एम ऑलरेडी अर्निंग वेल. सी, यहाँ पर दैट इज वेयर अ फैक्टर कम्स इन टू प्ले वेरी वेल, बिकॉज आई वॉज अर्निंग वेल. मुझे एज सच पैसों की जरूरत नहीं थी. इसीलिए ये दोनों चीजें जब इंटरलेस्ड होती है ना तब काम आती है. क्योंकि इट रिमेन्ड फ्लैटिश फॉर अ वाइल. मतलब आप देखोगे 2016 तक ये फ्लैटिश रहा. उसके बाद देन इट वेंट अप टू 770. इट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि ओ माय गॉड, दिस इज इनसेन. 10x से ज्यादा ही हो गया. करेक्ट. बट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इट स्टार्टेड फॉलिंग. It started falling continuously. It went up to 300. Okay. And 2020 के टाइम में जब क्रैश हुआ था तो ये फॉल होना शुरू हुआ था. बट ये फॉल बहुत दिनों से था. 2018 से ही फॉल था. एंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आई टेल यू, ऑलमोस्ट एवरी ब्रोकरेज फर्म हैड अ सेल रेटिंग ऑन इट. सभी के पास सेल रेटिंग था. बट मुझे समझ में आया सेल रेटिंग एज अ ट्रेडर हो सकती है, बट एज ए इन्वेस्टर मुझे कौन सा. मैंने तो बिजनेस में इन्वेस्ट किया, मैंने स्टॉक में तो इन्वेस्ट किया नहीं है. उनका बिजनेस मॉडल क्या अभी भी ठीक है? यस. आर दे स्टिल इनोवेटिंग? यस. आर दे ग्रोइंग इन द मार्केट शेयर? यस. प्रॉफिटेबिलिटी? यस. एवरी चेक बॉक्स वाज लाइक यस.
तो मुझे लगा कि फिर कोई रीज़न नहीं है कि ये स्टॉक गिर रहा है तो मुझे इसमें से क्यों निकलना चाहिए. मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि स्टॉक आधा हो गया, मेरा जो नोशनल प्रॉफिट हुआ था उसमें से मेरा नोशनल लॉस हो चुका है, तो इन नोशनल्स में मैं क्यों फंसा हूँ. आई बॉट सम एट दैट टाइम ऑल्सो व्हेन इट बॉटम्ड आउट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड देन इट वेंट अप टू 2800. ओके, देन अगेन देर आर, अभी भी आप जाकर के देख सकते हो, हिस्टोरिकली देर आर n नंबर ऑफ सेल रेटिंग्स. TVS मोटर इज सुपर इन्फ्लेटेड, बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन हो चुका है, इट शुड बी सोल्ड. अगेन मेरा सेम एनालिसिस गोज बैक टू दैट, स्टॉक प्राइस देखे बिना इज कंपनी डूइंग वेल, एंड इट इज प्योरली बिकॉज ऑफ कन्विक्शन इन वन स्टॉक. एक कंपनी ऐसी रही है जो रिसर्च फोकस्ड है, तो अगर वो रिसर्च फोकस्ड है तो वो लोग ईवी के सेगमेंट में भी बहुत अच्छा ही करेंगे, एंड दे डिड वेल. Now they are one of the top EV players, and that is where again the next surge started, and it is at 3500. So see, अगर आप इसमें मुझे कहोगे मुझे पता था, नहीं, ये यहाँ पहुंचेगा, नहीं पता था. बट क्या चीज़ मुझे पता थी कि TVS मोटर एज अ कंपनी अच्छी कंपनी है. इट इज लेड बाय सम वेरी गुड लीडर्स. आज के टाइम में अभी मतलब इससे कोई इंटरप्रेट लगाएगा कि क्या TVS मोटर आज के टाइम में खरीद लेना चाहिए, केयरफुल अबाउट इट. बट दैट इज हाउ वन शुड लुक एट बिजनेस, कि बिजनेस जो कि अभी लोगों ने स्पॉट नहीं किया है उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, बट उनकी ट्रेजेक्ट्री दिख रही है. आप कभी सही होगे, कुछ गलत भी कर दोगे. मतलब ऐसा नहीं है कि आई हैव दैट इनफाइनाइट विजडम कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, कि मुझे सब पता है, कि मुझे कंपनी देख करके पता चल जाती है कि इसमें क्या होने वाला है. ऐसा कुछ नहीं है. आई विल ऑल्सो डू मिस्टेक्स, बट मिनिमाइजिंग द मिस्टेक इज द गेम ऑफ इन्वेस्टिंग, कि आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करो जहाँ गलतियां कम करो. गॉट इट. एंड जस्ट टू ऐड हियर कि ये एपिसोड TVS से स्पॉन्सर्ड नहीं है. हाँ, नहीं है. This is not a buy sell recommendation. अगर TVS मोटर वाले बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है तो मैं उन्हें अपनी बाइक के लिए बेच सकता हूँ और वो मुझे गिफ्ट कर सकते हैं. ये सिर्फ एक एग्जांपल है. आई एम श्योर और भी एग्जांपल्स होंगे वेयर आपका जो प्रेडिक्शन था, एस्टिमेशन था, इट डिडंट वर्क आउट. या ऑफ कोर्स मतलब दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि मैं सुपर स्मार्ट तो हूँ नहीं, मेरे पास एक अच्छी रिसर्च कैपेबिलिटी है. वन थिंग आई कैन से दैट मैं अबव एवरेज रिसर्चर हूँ. अनदर कंपनी, मतलब एकदम कंट्रास्टिंग एग्जांपल, बाय द टाइम जब मैंने ये डिसीजन लिया था, साइमल्टेनियसली मैंने दूसरा डिसीजन लिया था जस्ट डायल का. ओके, अब वो तो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, राइट. मैंने भी उस पर काफी रिसर्च की. अपने टाइम में उन्होंने जो कुछ करने की कोशिश की वो बहुत यूनिक था. अनफॉर्चुनेटली दे नेवर एंटिसिपेटेड कि गूगल मैप्स एंड ये सब कुछ आ जाएगा, उसके बाद इंटरनेट पे उनकी जरूरत ही नहीं बचेगी. तो मैंने भी एंटिसिपेट नहीं किया था कि ऑफ कोर्स इंटरनेट का इवोल्यूशन इस तरह से होगा कि जस्ट डायल जैसी कंपनी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको. तो क्योंकि उनका मॉडल तो वाला था, आप कॉल करो, आप कोई भी बिजनेस पता करो, एंड दे वर वेरी गुड एट दैट. मैं बहुत यूज करता था, मैंने बिजनेस मॉडल एनालाइज किया, मुझे लगा बहुत अच्छा है. इट वेंट वेरी वेल ऑल्सो, इट वॉज गोइंग एट अ पीक. आई गेस उस समय अमिताभ बच्चन ने भी इन्वेस्ट किया था, काफी मेजर पर्सनालिटीज ने इन्वेस्ट किया था, ना आई आल्सो इन्वेस्टेड. आई रिमेंबर द नंबर. इट वाज अ वेरी यूनिक नंबर. मुझे भी याद नहीं आ रहा. हां, वो वेरी यूनिक नंबर वाज दैट. द मोमेंट आई रियलाइज कि जब ये इंटरनेट ने उनका बिजनेस मॉडल डिसरप्ट करना शुरू कर दिया था, तो मुझे समझ में आ गया था कि ये अब इनके लिए चैलेंज होने वाला है. नोकिया पार्ट 2 बन गया वो. एग्जैक्टली. एंड दे डिड नॉट डू एनीथिंग अबाउट, अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पाए. बट जिस दिन मुझे समझ में आया कि जस्ट डायल में ये हो चुका है और मेरे से गलती हो गई है, ये स्टॉक नहीं परफॉर्म करेगा आगे चल करके, क्योंकि बिजनेस पे कॉन्फिडेंस चला जा चुका है, आई जस्ट मूव्ड आउट ऑफ इट. तो ये कन्विक्शन जो होता है टू एग्जिट ट्रेड्स, ये आप कैसे बिल्ड करते हो? क्योंकि हाल ही में जेंसॉल इंजीनियरिंग का केस हुआ, राइट? व्हेन वी नो कि ओके क्लियरली कुछ गवर्नेंस इशू हुआ है या कुछ और प्रॉब्लम हुई है इन एनी अदर कंपनी फॉर दैट मैटर, हाउ डज वन एग्जिट दैट ट्रेड? थोड़ा सा फनी होगा, बट मतलब ये एक वैसे ही हो गया कि आपने रेस में एक घोड़े पे बेट लगाया, वो लंगड़ा घोड़ा था, अब वो लास्ट आया, अब आप कह रहे हो किसी दिन तो तेज दौड़ेगा, मैं इस पे फिर बेट करूंगा, क्योंकि मेरा पैसा तो डूब चुका है. जब तक इस घोड़े पे मैंने वो पैसा जो डुबाया है वो रिकवर नहीं करेगा, तब तक मैं इस पे बेट करता रहूंगा. अब घोड़ा लंगड़ा है तो वो कभी भी नहीं तेज दौड़ेगा. सो दिस इज व्हाट इट इज. आइडियली आपको इमीडिएटली अपना बेट चेंज करना चाहिए टू द लीडर. वन ऑफ द कॉमन हाइपोथेसिस, ये जब ब्रेक इवन पे आ जाएगा ना, तब एग्जिट करूंगा. बट व्हाई? माइट एज वेल शिफ्ट योर मनी इनटू समथिंग व्हिच इज फार मोर रिलायबल. मैंने एक गलती रिसेंटली की है, मतलब बहुत ज्यादा दिन भी नहीं हुए, आई थिंक विद इन अ ईयर के टाइम फ्रेम में ही था. डेल्टा कॉर्प, आई थिंक कसिनोज एंड इनके लिए था, और उसमें गवर्नमेंट की GST का प्रॉब्लम आया था
कि उन पे जीएसटी का रेगुलेशन था, उन पे रिकवरी आई थी, तो उसकी वजह से स्टॉक बहुत ज़्यादा फॉल हुआ था। और मैं जनरली ये करता नहीं हूँ कभी, बट आई डोंट नो व्हाई आई गॉट टेम्प्टेड। मैंने कहा नहीं यार, ये प्रॉब्लम तो रिजॉल्व होने वाली है, लेट मी गो एंड बाय, एंड आई बॉट डेल्टा कॉप। इट नेवर गॉट रिजॉल्व, शेयर नेवर रिकवर्ड। द मोमेंट आई रियलाइज कि ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मतलब मुझे नहीं करना चाहिए था ये, इमीडिएटली उसमें से पैसे निकाले हैं। आई स्टिल रिमेंबर, मैंने 2 कंपनीज जिन पे कि मैं बहुत टाइम से रिसर्च कर रहा हूँ, जस्ट लाइक टीवीएस मोटर्स, मैंने उन पे इन्वेस्ट, उनमें वो पैसा मूव किया, एंड आई एम टेलिंग यू सिंस दैट डे डेल्टा कॉप हैज नेवर रिकवर्ड। वहीं है जहां पे मैंने बेचा था, या शायद उससे 1-2% नीचे ही है इतने टाइम के बाद भी, एंड बोथ ऑफ दीज कंपनीज हैव डन ऑलमोस्ट लाइक 25% गेन कर चुकी हैं। नो डाउट डेल्टा कॉप में निकलते समय मैंने लॉस बुक किया, बट डज इट मैटर? करेक्ट। इवेंचुअली मुझे रिकवर करना है। अब मैं यहां से क्यों रिकवर करने के पीछे पड़ जाऊं कि मुझे डेल्टा कॉप से ही रिकवर करना है? वही ना, ये गलत लॉस झेलना, लॉस देखना becomes an ego problem. एग्जैक्टली। आप ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो कि मुझसे गलती हुई है। Yeah. आप ये सोचते हो नहीं, ये तो ठीक हो जाएगा, अभी कुछ दिनों की बात और है। दिलुलु इज अ सलुलु। हाँ। एक और चीज जो होती है स्टॉक मार्केट में, वो ये कि जैसे HDFC बैंक को हम देखते हैं, द कंपनी हैज ग्रोन, लेकिन शेयर प्राइस पे कई बार वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता। सेम थिंग विद एथर, विच इज द इनवर्स, की मतलब वो लॉस मेकिंग है लेकिन शेयर प्राइस तो दौड़ता ही जा रहा है। तो हाउ डज वन रेकनसाइल दीज टू थिंग्स, कि मतलब कंपनी फाइनेंशियल्स एक तरफ है लेकिन शेयर प्राइस को शोइंग समथिंग एल्स? सी, इसमें 2 चीजें होती है। जैसे अभी HDFC बैंक है, एब्सोल्युटली राइट कि उनके फाइनेंशियल्स जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, शेयर प्राइस इज नॉट रिफ्लेक्टिंग इट, बिकॉज ऑफ द रीजन कि शेयर प्राइसेस आर द मनी दैट पीपल पे फॉर फ्यूचर, नॉट फॉर टुडे एक्चुअली। मतलब आप उसके ग्रोथ पे, प्रोजेक्शन पे बेट करते हो, नॉट ऑन द करंट वैल्यू। सो दैट इज द रीजन मल्टीपल्स होते हैं ना, कि आपके रेवेन्यू के कितने मल्टीपल्स पे चल रहा है, पी रेशियो क्या है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप अर्न जितना कर रहे हैं और प्राइस उतना ही है। सो हम फ्यूचर पे बेट करते हैं स्टॉक के अंदर हमेशा। अब बिकॉज HDFC बैंक जैसी कंपनी का फ्यूचर प्रिडिक्टेड है, उसमें कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल नहीं बचा, ना तो डाउनसाइड ना अपसाइड। सो किसी को इंटरेस्ट नहीं है, राइट? बिकॉज एवरीबडी विल से दैट, पता तो है ही कि कितना परसेंटेज ग्रो करने वाले हैं, थोड़ा बहुत पॉइंट में इधर उधर होगा, बट हमें पता है कि क्या ग्रो करने वाले हैं, तो नोबडी विल बेट ऑन इट, राइट? वेयर ऑन एथर काइंड ऑफ अ कंपनीज आपको नहीं पता है कि वो कहाँ जाएंगे। मतलब कुछ पॉजिटिव, आपको एक EV ट्रेंड पता है, आपको ये सब चीजें पता है, आपको ये पता है, उसके बेसिस पे आप करते हो, तो आप फ्यूचर वैल्यू के ऊपर प्रोजेक्ट करते हो। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझने वाली है कि आप कोई चीज क्यों ले रहे हो। जैसे HDFC बैंक खरीदना फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि ये फ्यूचर में मुझे स्टेबिलिटी देगा, मतलब मेरा पोर्टफोलियो सिंक नहीं करेगा। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव HDFC बैंक इज अ ग्रेट ऑप्शन। बट इफ यू आर लुकिंग एट इट कि क्या मेरे पोर्टफोलियो में मल्टी बैगर बनेगा, तो कभी नहीं बनेगा, बिकॉज उसका फ्यूचर बिजनेस मॉडल ऐसा है, वो ऑलरेडी इंडिया की वन ऑफ द टॉप कंपनीज में से है। अब वो कितनी बड़ी और हो सकती है, उसके पास मार्केट शेयर ऑलरेडी बहुत बड़ा है। तो दैट्स द रीजन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग मल्टी बैगर काइंड ऑफ अ थिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इस बात का रिसर्च अपने आप से करना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन को एसिमुलेट करना चाहिए कि क्या वो जो फ्यूचर का बेट है वो वाकई में रियलाइजेबल है कि नहीं। जैसे कि अभी एथर के केस में, क्या एथर वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स, TVS मोटर्स, बजाज, हीरो, इनको compete कर पाएगा या नहीं? क्या एथर के पास ऐसी कौन सी एडवांटेज है जो दूसरों के पास नहीं है, या दूसरों के पास ऐसी कौन सी एडवांटेज है जो एथर के पास नहीं है, राइट? और जो एडवांटेज है, आई एम श्योर हर एक बिजनेस के पास अपने एडवांटेजेस हैं, क्या आपने उस एडवांटेजेस को वो फुली पोटेंशियली यूटिलाइज कर रहा है, या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है, जो वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, वो ही इस एडवांटेज को किल कर देंगे? No, makes absolute sense. Your approach actually reminds me of a quote जो वॉरेन बफेट ने once कहा था कि invest in the stuff that you know, invest in companies that you understand the business of. आप और मैं, जो कि जिनकी पूरी जिंदगी जॉब्स में रही है, दिन में 10 से 12 घंटे आप काम कर रहे होते हो, बैक टू बैक मीटिंग्स में होते हो, वीकेंड में आपको नेटफ्लिक्स देखना है, थोड़ा सा बाहर घूमने जाना है, वहां आप घंटों बैठ करके स्टॉक एनालिसिस नहीं कर सकते। और आप कभी भी एक
बंदा जिसका कि फुल टाइम काम स्टॉक में करना है उसको आप बीट नहीं कर सकते हो। कंपटीशन ही नहीं है। कंपटीशन ही नहीं है बिकॉज इट्स अ फैक्टर ऑफ इट कि ये आपका काम नहीं है, ये आपका साइड जॉब है या आपका साइड हसल है या आपका इंटरेस्ट है या जो कुछ भी है। मैं कहता हूँ अगर आपके पास वो सब टाइम नहीं है, म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा रास्ता है, बड़ा सिंपल सीधा रास्ता है। आप एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर को पैसा देते हो, he will do the job very well. This actually leads me to my next question. Mutual fund investing में आपने एक 10-5-3-1 framework use किया है in your videos. How does that work? See, 10-5-3-1 framework मतलब ये actually कोई ऐसा बहुत बड़ा rocket science नहीं है। Mainly चीज़ ये है कि universe बहुत बड़ा है of mutual fund, right? And यहाँ पर आपको कुछ एक principle समझने पड़ेंगे कि mutual fund while for you is an investing tool, फॉर AMC इट्स अ बिजनेस, राइट? सो वो तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड बनाएंगे, मतलब तो उसके आगे आप मोमेंटम डालोगे, वैल्यू डालोगे, अल्फा बीटा गामा डालोगे, कुछ तो करके आपको एक नया फंड बनाना है जो कि लोगों के लिए फैसिनेटिंग हो। गलत भी नहीं है, मैं नहीं कहूँगा 100% गलत है, बट आपको इस फ्लफ से बाहर निकलना पड़ेगा कि ये इतने सारे टर्मिनोलॉजीज, इतने सारे फंड्स में से कैसे चुनोगे। तो उसके लिए मैंने एक थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बनाया। फर्स्ट प्रिंसिपल इज एलिमिनेशन। Eliminate the funds which you feel that they are not right for you. अभी जैसे सिंपल है, अगर मैं एक स्मॉल कैप फंड ढूंढ रहा हूँ तो स्मॉल कैप सभी जानते हैं एटलीस्ट 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो स्मॉल कैप फंड जो 10 साल से पहले थे ही नहीं, why should I choose? Because of the reason कि उनकी 10 साल की हिस्ट्री तो मुझे पता ही नहीं है, right? So my first step is that sorting top 10 funds based on 10-year returns. Many people say that why not 5 year? मैंने कहा हाँ, बिकॉज मैं 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर कोई फंड ने 10 साल से परफॉर्म नहीं किया तो वो आगे 10 साल परफॉर्म करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एटलीस्ट हिस्ट्री कुछ तो बताती है। बेस लेवल क्राइटेरिया तो मैंने शुरू कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं सेकंड लेवल ऑफ एलिमिनेशन करूंगा, 5 और फंड निकालूंगा, उसमें से कुछ एक और हाइजीन पैरामीटर में चूज करूंगा। बहुत हाई एक्सपेंस रेशियो, वाई यू शुड स्पेंड मोर ऑन अ एक्सपेंस रेशियो जब आपको चीपर एक्सपेंस रेशियो में फंड मिल रहा है, आप उसको हटाओगे, ठीक है। आप उसके बाद अगर किसी का फंड मैनेजर रिसेंटली चेंज हुआ है, फंड मैनेजर का टेन्योर बहुत कम है, आप उसको हटाओगे। तीसरा, 10 साल की तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है बट बहुत ही चेकर्ड परफॉर्मेंस है, मतलब ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, मूड स्विंग्स बहुत हैं। इतने मूडी फंड के साथ मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। आई एम जस्ट एलिमिनेटिंग। मुझे नहीं पता, हो सकता है वो अच्छे हो सकते हैं, बट आई एम रिड्यूसिंग माई रिस्क। उससे मेरे पास 5 फंड मिल गए। अब उस 5 फंड के बाद अब मैं थोड़ा सा सीरियस एनालिसिस शुरू करूंगा। नेक्स्ट एनालिसिस मुझे 3 फंड निकालने हैं जिसमें कि मैं स्टैटिस्टिकल पैरामीटर देख लूंगा, अल्फा बीटा शार्प रेशियो, थोड़ा सा जो लोग देखना चाहते हैं ढूंढ सकते हैं इसके बारे में। दीज आर 3 वेरी कॉमन स्टैटिस्टिकल पैरामीटर विच टेल्स अबाउट अ फंड। आप उसके बारे में देखते हैं। उसके बाद आप फाइनल एनालिसिस करते हैं। जब टॉप 3 मिल जाते हैं इसमें बेस्ट, उनमें फिर थोड़ा सा डीप एनालिसिस करना शुरू करिए कि टर्नओवर रेशियो क्या है, मतलब कि फंड कितना बेच और खरीद रहा है। ट्रेडिंग फंड तो नहीं है, बहुत सारे फंड बहुत चर्न हाई है। अब जब मैं एज अ इन्वेस्टर मैं खुद चर्न पे बिलीव नहीं करता हूँ, मैसिव चर्न पे। मैं कैसे ऐसे फंड में इन्वेस्ट करूं जहां पर कि हर साल 70 to 80% ऑफ द पोर्टफोलियो चर्न ही हो जाता है। तो ट्रेडिंग फंड है, न्यू डे न्यू मी। हाँ, वो फंड कल वाला और आज वाला सेम ही नहीं बचा ना। अगर उसने पूरा 100% पोर्टफोलियो ही चर्न कर दिया, एंड आई कैन टेल यू, इफ यू गो एंड फाइंड आउट, सम ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग फंड्स will show you 100% churn ratio also, 105% churn ratio. Oh, what does that mean? Like, मतलब कि उन्होंने एक साल में ऐड भी किया है क्या? ऐड भी किया और उसको भी बेच दिया एक साल के अंदर। सो अब आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्या? वो बहुत अच्छा रिटर्न तो दे रहा है, बट आई डोंट नो, इट्स ट्रेडिंग फंड। आई डोंट वांट टू बेट ऑन अ ट्रेडिंग फंड रादर देन कोई एक फंड अगर 10 साल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसका टर्नओवर रेशियो 20-25% ही है, इट्स अ गुड साइन कि उसको बेट पता है कि वो क्या करने वाला है ना। फिर आपके म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर कितना फ्रीक्वेंटली चेंज हुआ है, हिस्ट्री क्या है, ये सब चीजें आप जब ट्रैक करेंगे तो आप अपना टॉप एक फंड उसमें से चुन सकते हैं। बेसिकली जो यूनिवर्स है फंड्स का, एक फनल अप्रोच से आप रिड्यूस करते करते फाइनली आप यूजेबल फंड्स जो होते हैं। अदरवाइज ये जो उल्टा अप्रोच है ना कि लेट मी चूज द बेस्ट फंड, वो बड़ा मुश्किल है, कैसे निकालोगे। एंड वही काफी इन्वेस्टर्स लास्ट 1 ईयर के रिटर्न देके इन्वेस्ट कर लेते हैं। एग्जैक्टली।
एंड लास्ट 1 ईयर में तो बहुत इरेटिक चीजें हुई हैं. आपने कभी किया है? हैव यू बीन गिल्टी ऑफ दिस कभी? ऑफ कोर्स किया है. अच्छा. या सभी गलतियां, मतलब ये तो जो कॉमन इन्वेस्टर मिस्टेक्स हम सभी करते हैं. क्वेश्चन ये है कि गलती करना बड़ी बात नहीं है. इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने गलती कितनी जल्दी स्पॉट की और कितनी जल्दी फिक्स की. बिकॉज गलती के साथ जीते रहना इज अ प्रॉब्लम. एंड ये इन्वेस्टिंग नहीं, हम सबकी ओवरऑल लाइफ में भी ऐसे है. जितनी जल्दी गलती पता चल जाए उसको फिक्स कर दो तो बेहतर है. Got it. Remove that toxic partner. टॉक्सिक पार्टनर, टॉक्सिक फंड ऐसे सुना हुआ है. अरे कम ऑन, आप टॉक्सिक, आप तो अपने टॉक्सिक लाइफ पार्टनर को भी इतने दिन सस्टेन नहीं करते हैं और फंड को सालों साल सस्टेन कर जाते हैं. This is like RCB loyalty. नो मैटर वॉट एवर इट इज, दिस इज आई विल स्टे लॉयल. Yes. वो नहीं है, वो नहीं करना चाहिए. ये आपका पैसा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. द मोमेंट यू रियलाइज कि गलती हो गई है, एक्सेप्ट इट, मूव ऑन. I'm still laughing about RCB. But I remember reading, कहीं आपने mention किया था कि fund is actually almost equivalent to fund manager. Yeah, of course. तो आपको नहीं लगता कि इससे concentration risk बहुत बढ़ जाता है when there are stalwarts like Mr. Rajiv Thakkar or Mr. Sameer Arora, जिसकी वजह से ही लोग invest करें, but the moment they leave, suddenly मतलब people are left in a lurch. Correct. तो फिर उस केस में हाउ डू यू प्रिवेंट दैट? आप चाहे माने या ना माने, बट रियलिटी तो यही है. सीईओ पूरी कंपनी नहीं चलाता, बट विजन तो वही बनाता है. सेम एज फंड में भी फंड मैनेजर ही विजन बनाता है, फंड मैनेजर ही थॉट प्रोसेस बनाता है. ऑफ कोर्स जस्ट लाइक एक कंपनी का बोर्ड भी होता है, वैसे ही एक एएमसी भी होती है जिसकी भी फिलॉसफी होती है. बट इवेंचुअली एट द एंड ऑफ इट फंड मैनेजर के पास फ्रीडम होती है अपनी फिलॉसफीज फॉलो करने की काफ़ी हद तक. सो इसलिए फंड मैनेजर फंड से काफ़ी हद तक इक्विवेलेंट होता है. तो इसीलिए आपको जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किस फंड मैनेजर पे है वो जानना बहुत ज़रूरी है. एक्चुअली बहुत सारे फंड मैनेजर्स के तो आपको पॉडकास्ट मिलेंगे, वो लोग पॉडकास्ट में भी ऐसे किसी कॉन्वर्सेशंस में आते हैं तो उनकी आप थॉट प्रोसेस समझ सकते हैं. वो लोग अपनी एनुअल मीट्स भी अरेंज करते हैं, वेबिनार्स करते हैं, आप उनको समझने की कोशिश कर सकते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं. राजीव ठक्कर इज़ pretty much there for anyone to listen to, same as any other fund manager. So you listen to them, understand कि ये क्या मेरी जो thought process या philosophy है उससे aligned होता है या नहीं होता है. Then how do we plan ahead? Let's say fund manager change होने वाले हैं, right? Like are there signs that tell you कि okay शायद यहाँ पे things might change? It's a very sensitive decisions, तो इतना simple नहीं होते हैं. But एक तो financial news पे नज़र रखना. आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं उससे कनेक्टेड न्यूज़ पे आपको नज़र रखना बहुत ज़रूरी है. अगर उनकी पब्लिक अपीयरेंसेस हैं, लाइक इफ़ दे आर ऑन ट्विटर और लिंक्डइन और ऑल ऑफ दीज प्लेसेस, मेनी ऑफ दोज पीपल, वो लोग पोस्ट भी करते हैं कुछ आप उनको फॉलो करते हैं. डियर कनेक्शंस. एग्जैक्टली, आपको समझ में आता है. सी, सोशल मीडिया इज नॉट फॉर रील्स ओनली, राइट? इट इज देयर टू पिक द ब्रेन ऑफ दीज पीपल. ये आपको बहुत अच्छा जगह मिला है जहां से कि आप समझ सकते हैं, सिग्नल्स देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन, राइट? दैट इज वन ऑफ द थिंग. अभी जैसे सिंपल राजीव ठक्कर के केस में है, पराग पारेख इज अनलिस्टेड शेयर्स की कैटेगरी में है अभी. उसमें कौन कौन इन्वेस्टेड है वो भी आप पता लगा सकते हो. इफ राजीव ठक्कर इज massively invested into Parag Parikh, he's not going to leave Parag Parikh. Skin in the game. His skin is in the game. वहाँ पे तो कुछ रूल भी है कि if you work there you have to invest. Exactly. So ये तो सारे फंड मैनेजर्स के साथ होता है कि they have to invest a certain part of उनकी सैलरी का certain part उनको अपने फंड में इन्वेस्ट करना ही पड़ता है. Not just fund manager, I believe employees also. Employees also, जो भी कुछ certain set of employees, yes. Correct. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. Actually as per SEBI, म्यूचुअल फंड आपको हमेशा नोटिफिकेशन भेजता रहता है कि आपके फंड में क्या चेंज हो रहा है. एक्चुअली इफ यू गो एंड चेक, आपको मेल्स आती हैं. मैं जितने लोगों से बात करता हूँ जब इसके बारे में, तो लोग ये बताते हैं यार मैंने एक फिल्टर लगा रखा है, सब जंक में जाता है. बट उसी में तो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. तुम्हें कैसे पता चलेगा कि उसका एक्सपेंस रेशियो कब बदला? तुम्हें कैसे पता चलेगा फंड मैनेजर कब चेंज हुआ? कीप अ ट्रैक ऑन इट, कीप ट्रैक ऑन द न्यूज. ये बड़ी खबरें हैं. इसका कोई एग्जांपल है क्या? हाँ, मेरे पास एग्जांपल है. आई कैन शो यू द एग्जांपल आल्सो, सो दैट आई नो कि कौन से टाइप के मेल्स जनरली सीन जोन में जाते हैं. मैंने सिंपली अपने एक्सपेंस रेशियो TER के बेसिस पे एक सर्च किया तो मेनी मेल्स हैव कम. और एक आपके पास, जैसे मेरे पास बंधन का है, तो बंधन का एक मेल आया हुआ है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू कि 1 सितंबर से एक्सपेंस रेशियो बदल गया है. और अगर आप इस मेल को खोलोगे तो आपको
इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी. इवन 0.1 के चेंज हैं या 0.01 के चेंजेस हैं, बट एज पर सेबी गाइडलाइन ये इन्फॉर्मेशन देना मैंडेटरी है. अब आप इग्नोर कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं. यू नो, ऑन अ क्लोजिंग नोट, फाइनेंशियल फ्रीडम की अगर हम बात करें, काफी लोग उसे अर्ली रिटायरमेंट से कंफ्यूज कर देते हैं. व्हाट डज फायर मीन टू यू? मैं तो एब्सोल्युटली रिटायरमेंट वर्ड तो मैं अपनी लाइफ में लाना ही नहीं चाहता. फॉर मी इट इज लाइक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर श्योर, but it is reinvention of or reinvent excitement. Ooh, so that nice. RE is not retire early, it's a reinvent. कितने लोग होते हैं कि मैं FMCG का सेल्स का बंदा बनने वाला हूँ, मैं जिंदगी में यही करूँगा. हम सबके पास कोई ना कोई एक टैलेंट था या कोई एक इंटरेस्ट था जो शायद हमने कभी परस्यू नहीं किया, और जस्ट बिकॉज कि आपको एक सस्टेनेबल इनकम चाहिए तो आप वो मेथड चुनते हो जहाँ से वो आती रहती है. बट आइडियली अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये फ्रीडम दे सकती है, यू गो एंड चूज दैट पार्ट ऑफ डूइंग व्हाट यू रियली एंजॉय डूइंग विदाउट थिंकिंग अबाउट मनी. बिना पैसा सोचे आप वो काम कर सकते हो. दैट्स अ रियल फायर. इट्स नॉट अबाउट कि आप बस बैठ करके चिल मारोगे और बस सिर्फ घूमोगे. घूमना भी एक्चुअली नहीं हो सकता. बहुत सारे लोग जो है ना मुझसे बहुत बोलते हैं कि आप कितना ट्रैवल किया. मैंने कहा कुछ भी नहीं, उतना जितना पहले करता था. साल में जितनी वेकेशंस पहले लेता था उतनी ही वेकेशंस अभी भी हैं. Because vacations cannot be your life. We are designed to do something. So, but do something which you enjoy doing. थोड़ा intellectual stimulation is required. Absolutely. थोड़ा नहीं, काफी. अगर किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, someone who's watching this video, उनके लिए आपके पास 3 टिप्स क्या हैं? पहली टिप है do less mistakes. Okay. If that was an option, तो लोग वही करते. नहीं करते ना. ऐसा नहीं करते हैं. एक्चुअली जितना ऑब्वियस है उतना प्रैक्टिकली होता नहीं है. नाउ आई विल पुट इट इन अ डिफरेंट वे, देन यू विल अंडरस्टैंड इट. मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक अबाउट इट, डूइंग राइट बेट्स इज मोर इम्पॉर्टेंट. अगर आप किसी से पूछोगे कि अच्छा स्टॉक कैसे चुनना है, ये मेरे को जानना है, मैं कहूंगा बुरा स्टॉक कैसे निकालना है वो पहले सीखो. बिकॉज मिस्टेक्स आर मोर एक्सपेंसिव. इफ आई गिव यू अरुणिमा 5 लाख रुपए, अरुणिमा दिन भर में स्पेंड करके आ जाओ. हाउ मच टाइम वुड यू टेक टू स्पेंड 5 लाख रुपीज? मे बी अ मिनट. राइट. 5 मिनट ऑनलाइन जाकर के आप ऑर्डर करोगे, 5 लाख रुपए खत्म हो गए. इफ आई आस्क यू अरुणिमा अर्न 5 लाख रुपीज, हाउ मच टाइम वुड इट टेक? तो वो तो मतलब काफी टाइम लगेगा. करेक्ट. सो दैट्स हाउ इट इज. अर्निंग मनी इज ऑलवेज डिफिकल्ट, लूजिंग मनी इज वेरी सिंपल. बहुत आसान है. डाउन साइड तो अनलिमिटेड होता है, जीरो हो जाता है, बट अपसाइड तो लिमिटेड ही है. सेकेंड इज बिल्डिंग फाइनेंशियल नॉलेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट एक्सपेंसेस. एंड इट्स नॉट जस्ट द एक्सपेंसेस ऑन द लग्जरीज थिंग्स. घर खरीदना इज अ वेरी बिग एक्सपेंस विदाउट थिंकिंग पीपल डू इट. घर खरीद लो एंड पूरी जिंदगी आप डेट में रहते हैं बिकॉज आपने घर खरीद लिया. बट आपने भी तो घर खरीदा था. बट मैंने घर खरीदा, बट मेरे घर खरीदने का अगर आप डिसीजन देखोगे तो बहुत ही डिफरेंट रहे हैं. आई स्टार्टेड अर्निंग इन 2001. मेरे पास ठीक ठाक पैसे थे, पुणे में प्रॉपर्टी बूम भी था, बट मैंने जाकर के 2009 में घर खरीदा है जब प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश हुआ था. जब मुझे डिस्काउंट में मिल रहा था. 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद प्रॉपर्टी मार्केट काफी बस्ट हुआ. उस समय मैंने डिसाइड किया कि दिस इज द बेस्ट टाइम. एंड देन ऑल्सो मैंने तब खरीदा, और वो खरीदा जो मेरी एब्सोल्यूट नीड थी. वी वर जस्ट अ कपल. मैंने उतना ही घर खरीदा जो कि हमारे लिए सफिशिएंट था, बिकॉज मुझे मालूम था कि इसके बियॉन्ड मेरी नीड नहीं है. मैं फ्यूचर की नीड के हिसाब से आज घर नहीं खरीद सकता. घर बनने कभी बंद नहीं होने वाले हैं. जब फ्यूचर में बहुत बनेंगे फिर खरीद सकता हूँ. सो आई बॉट दैट. जैसे ही मेरी नीड समझ में आई कि बड़ी है, पेरेंट्स भी साथ में रहेंगे, टाइम बिताएंगे, मेरी बेटी बड़ी हो रही है तो उसके लिए भी जगह चाहिए, आई नीड अ बिगर प्लेस फॉर माई सेल्फ, देन आई बॉट अ बिगर हाउस. इमीडिएटली जिस दिन मैंने अपना घर डिसाइड किया नेक्स्ट बाय करने वाला, पुराने वाले घर का, इवन इफ आई वाज लिविंग देयर, मैंने उसको सेल पे डाल दिया. बिकॉज पॉइंटलेस है. जब मैं वहां फिर भी द इमोशनल डिसीजन दैट यू हैव टू टेक. नहीं, सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई कैन से दैट कि आई कैन बी और आई हैव बीन इमोशनली वेरी डिटैच्ड टू दीज काइंड ऑफ डिसीजंस. एंड यही मैं लोगों को हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ, इमोशंस ह्यूमंस के लिए रखें. इन सब डिसीजंस के लिए इमोशंस रख करके कोई मतलब नहीं है. तो मतलब पैसों में इमोशन जोड़ देते हैं ना तो सारे गलत डिसीजंस होते हैं. सो दैट्स हाउ इट इज. एंड आई हैव ऑलवेज फॉलोड दैट. आई एम एक्सट्रीमली इमोशनल फॉर माय family, my friends and everyone,
But for money, I'm totally emotionless. Because finally it's a number. At the end of it, a number which enables me to do better. So I would maximize the number with whatever way it happens. तो अगर घर बेच करके दूसरे घर जाने में मेरा लोन कम होता है और उससे आई एम एबल टू मैक्सिमाइज माई मेरे बिना स्टॉक्स निकाले या म्यूचुअल फंड को बेचे मैं डाउन पेमेंट जमा कर सकता हूँ, आई विल डू दैट. That's a very powerful thought. पैसों के context में emotional detachment for the win. Absolutely. Thank you so much for your time, Amit. This was My pleasure. extremely insightful. My pleasure, my pleasure. I hope you as well as people listening to this, उन लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला होगा. तो ये था अमित का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रीइन्वेंट एक्साइटमेंट जर्नी. आपका फायर नंबर क्या है हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें. दिस इज अरुणिमा राव साइनिंग ऑफ. मिलते हैं अगली बार. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded